डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC की फुल फॉर्म है आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, टी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी हमें IUPAC नेमिंग का पता होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि IUPAC नेमिंग के दौरान कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना जरूरी है, उसके रूल्स क्या हैं, और फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, क्योंकि वो कार्बन की केमिस्ट्री है, इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि जो कार्बन एटम है वो कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम जिन एटम से अटैच होता है, जैसे आपके इस स्लाइड के अंदर दिख रहा है, O से अटैच है, H से अटैच है, तो जब इनसे अटैच होता है तो वो कितने बॉन्ड बनाता है। तो इन चीजों को भी सीखना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। देखो 1 to 18। और सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के अंदर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है 1 बॉन्ड? आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो सबसे पहली शेल है, फर्स्ट शेल, जो कि इसकी वैलेंस शेल ही होगी, क्योंकि शेल ही इसमें एक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसकी वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट हम देखते हैं हीलियम के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। देखो ग्रुप नंबर 18 में है यहाँ पे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमने इनको फिलअप कर दिया। फर्स्ट शेल में देखो एस सब शेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसीलिए हीलियम जो है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 इसलिए इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल के अंदर, क्योंकि एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। फिर हम चलते हैं सेकंड शेल के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले एस के अंदर इलेक्ट्रॉन हमने भरा, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए वो हम किस में भरेंगे बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो भरेंगे हम पी सब शेल के अंदर, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन पहले 1-1 करके। हाँ, देखो हाफ एरो, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब क्योंकि ये पी का एक ऑर्बिटल देखो यहाँ पे वैकेंट है, ये क्योंकि पी का एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, इसलिए जो एस सब शेल है इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके और पी के अंदर आ सकता है। तो देखो ये हमने दिखाया कि देखो किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ये पी के अंदर आ गया। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इन बातों को आपको याद रखना है कि कौन एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने 7 इलेक्ट्रॉन भरे। फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे। अब बच गए कितने? 3। तो 1-1-1 पी के अंदर हमने, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। लेकिन आप वैलेंस शेल में देखें नाइट्रोजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर की फॉर्म में है, इन्हें लोन पेयर के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के पास 3 तो बॉन्ड पेयर हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, ये लोन पेयर कहलाता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, 8 है एटॉमिक नंबर 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, और सेकंड शेल के अंदर हमने पहले एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन पहले 1-1 करके 1-1-1-3 हो गए। नाउ द पेयरिंग विल स्टार्ट। देखो ये पेयर की फॉर्म में हो गए। तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और आपके 2 लोन पेयर बच गए ऑक्सीजन की वैलेंस शेल के अंदर। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे फ्लोरीन। 9 एटॉमिक नंबर है, तो इसलिए 9 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरें? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन बोलो किसके अंदर भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे फर्स्ट शेल के अंदर। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड शेल के अंदर आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए एस के अंदर। फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, पहले 1-1 करके 1 2 3 4 एंड 5। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आप बड़े ध्यान से पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, रिवर्स डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट देखेंगे। फर्स्ट पीरियड के अंदर मतलब 18 से 1 की तरफ जाए तो हीलियम 0 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन कितने? 1। अब चलते हैं सेकंड पीरियड में। नियोन 0 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4 बॉन्ड, जैसे अभी आपने सीखा। तो ऐसे आप इनको ध्यान रख पाएंगे। लेकिन 4 एटम्स के बारे में जरूर ध्यान रखें। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है।
इनके बारे में याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी आईपैक नेमिंग थी वो तो काफी लेट आई थी, लेकिन उससे पहले 1800 के लगभग हमारी जो नेमिंग चलती थी किसी भी कंपाउंड की वो तो कॉमन नेमिंग ही चलती थी। किसी भी कंपाउंड का नाम जो होता था वो कॉमन नेम ही होता था, और उसका जो नाम रखा जाता था वो उसके सोर्स के नेम के ऊपर रखा जाता था कि वो हमें कहाँ से मिला, या उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता था, तो वो कॉमन नेमिंग होती थी। आईपैक नेमिंग तो देखो जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि ये लगभग 1919 के अंदर ही एस्टेब्लिश हुई थी आईपैक नेमिंग के बारे में। तो जब पहले 1800 में हमारे कॉमन नेमिंग आई तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं क्यों इसका नाम रखा गया। देखो मीथेन का नाम मार्श गैस रखा गया क्योंकि जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पे, जैसे समुद्र की काफी गहराई के अंदर, वहां पे आपकी मीथेन गैस अपने आप प्रोड्यूस होती रहती है और बुलबुलों की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में उसको देखने को मिलता है। और ये आराम से फायर भी कैच कर लेती है, इसलिए इसको डैम फायर भी कहते हैं। मार्शी एरियाज में मिलती है इसलिए मार्स गैस भी इसको कह देते हैं, मीथेन को। हो गया ना इसका कॉमन नेम। उसके बाद देखो यूरिया, इस कंपाउंड NH2CONH2, इसका नाम यूरिया क्यों रखा गया? क्योंकि जो मैमल्स है उनके यूरिन के अंदर इसको पाया गया, वहां से इसको ऑब्टेन किया गया। एक चीज और बता दें, अभी अभी जो आपने सीखा कि कौन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, उसके एडवांटेज आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। देखो मीथेन में बीच में हमने सेंट्रल एटम कार्बन, सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज की स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखें। सेंट्रल एटम मीन्स वो एटम जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो मीथेन का जो फार्मूला है ये CH4, इसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, इसलिए सबसे पहले C को लिखें। फिर आपने सीखा था अभी कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के चारों तरफ हमने 4 बॉन्ड दिखा दिए और 4H लगा दिए। अब यूरिया में देखें, सेंट्रल एटम कार्बन लिखा और 4 बॉन्ड बनाएगा। अब नेबरिंग एटम्स को इसके चारों तरफ लिख दो। सबसे पहले उस नेबरिंग एटम को लिखो जो इससे कम बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन लिख दिए। अब उससे और जो कम बनाता है O, अब O को लिख दिया। अब इनके बॉन्ड पूरे शुरू करो, और C के बीच में देखो 2 बॉन्ड बना दिए हमने, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन एक बॉन्ड इधर नाइट्रोजन के साथ, एक इधर बनाया, क्योंकि कार्बन के तो ऐसे 4 बॉन्ड हो गए। अब नाइट्रोजन अपने बॉन्ड कैसे पूरे करे? H के साथ, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ हो गया, तो जो 2 बॉन्ड बच गए तो 2 क्या अटैच कर दिए हमने? हाइड्रोजन। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर 2 हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो इस टाइप से आपने देखा उस चीज का कितनी एडवांटेज है, कितना फायदा है, जो आपने शुरू में ही सीख लिया। उन 4 एटम के बारे में कम से कम 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, मिथेनॉल क्यों नाम रखा गया इसका? वुड स्प्लिट, क्योंकि जो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करते हैं तब हमें मिथेनॉल ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको वुड स्प्लिट के नाम से पुकारा गया, CH3OH। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जो रेड आंट होती हैं, देखो फॉर्मिकस का मतलब रेड आंट, और इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें ये कंपाउंड मिला, इसलिए इसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद हम ये बता दें कि 1930 के अंदर जो IUPAC जो रूल्स का जो फाइनल आउटकम आया, तो फिर हमने क्या किया कि जितने भी जो कंपाउंड्स थे उनके जो आईपैक रूलिंग जो दी गई वो अलग अलग कलर की बुक्स के अंदर दी गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रूलिंग दी गई वो ब्लू बुक के अंदर दी गई, देखो मैंने ब्लू कलर से इसको दिखा दिया। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंडों की जो आईपैक नेमिंग के जो रूल्स लिखे गए वो रेड बुक में लिखे गए, देखो हमने रेड कलर से दिखा दिया। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज उनके सिंबल जो दिए गए वो ग्रीन बुक में लिखे गए। जो भी केमिकल टर्मिनोलॉजीज थी जितनी भी वो गोल्ड बुक के अंदर देखो लिखी गई, देखो हमने गोल्ड कलर से शो कर दिया। बायोकेमिस्ट्री जो है व्हाइट कलर से व्हाइट बुक के अंदर लिखी गई। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑरेंज बुक के अंदर लिखे गया, इसके बारे में डिटेल इसके रूल्स। मैक्रोमोलिकुलर केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड से रिलेटेड जो रूल्स थे वो पर्पल बुक के अंदर लिखे गए। क्लिनिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड उसके रूल्स सारे सिल्वर बुक के अंदर रखे गए। तो इसीलिए आपके जितने भी फाइनल आउटकम जो 1930s में आए वो सारे के सारे इन डिफरेंट कलर बुक के अंदर आपके लिखे गए हैं। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद आगे, अब आईपैक नेमिंग जब भी हम सीखते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो IUPAC नेमिंग के दौरान जरूरी होती हैं। सबसे पहले अब हम उनको सीखेंगे। सबसे पहली टर्म आ जाती है प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन का मतलब होता है कार्बन एटम की एक लंबी चेन, एक ऐसी लंबी चेन जिसके अंदर अगर हो सके, अगर डबल बॉन्ड है तो वो जरूर इंक्लूड हो, अगर सब्सटीट्यूएंट्स हैं तो वो जरूर इंक्लूड हो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो जरूर इंक्लूड हो। एक ऐसी लंबी चेन जिसके अंदर आपके डबल बॉन्ड हो तो जरूर आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड जरूर आ जाए, फंक्शनल ग्रुप तो जरूर आ जाए, सब्सटीट्यूएंट जरूर आ जाए, तो ऐसी लंबी चेन को कहते हैं प्रिंसिपल चेन, ऐसे कार्बन एटम की लंबी चेन। तो देखो ये
आपकी लंबी चेन हमने बना दी, देखो जिसको एनसर्कल करके दिखाया गया, और ये डेफिनेशन बन गई कि द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स डबल और द ट्रिपल, एंड द मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इफ एनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल चेन, उसे प्रिंसिपल चेन कहा जाता है। अब जो कार्बन की जो लंबी चेन है प्रिंसिपल चेन, इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे इसकी किसी भी एंड से कर सकते हैं, राइट साइड से, क्योंकि जो लंबी चेन है उसके तो दो ही एंड होंगे, या तो राइट एंड देखो इधर राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे या तो इस एंड से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, या लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट करेंगे नंबरिंग। तो इस नंबरिंग के दौरान कुछ कार्बन एटम ऐसे होंगे प्रिंसिपल चेन के जिनके ऊपर कोई और ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये देखो और ग्रुप्स, देखो ये CH3 जो आपको फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो इन्हें? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट की बोलो डेफिनेशन क्या बनी, जिसे साइड चेन भी कह देते हैं। द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स which are not the part of the principal chain but are attached on the carbon atom of the principal chain, तो आप उसे क्या कह देते हैं बोलो? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्सेस भी आप इन्हें कह देते हैं। नेक्स्ट, वो पोजीशन प्रिंसिपल चेन के वो कार्बन एटम जिनके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच थे, आप उन्हें कहते हैं उनका लोकेंट। आप क्या कहते हैं उन्हें? लोकेंट या पोजीशन नंबर। सो द कार्बन एटम ऑफ द प्रिंसिपल चेन व्हिच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड लोकेंट। तो देखो ये लोकेंट है। जैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जितने फंक्शनल ग्रुप होते चाहिए, अब फिलहाल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कार्बन एटम नंबर देखो 2 के ऊपर ये 2 CH3 ऊपर नीचे, तो ये पोजीशन है कार्बन एटम नंबर 2। अब 4 के ऊपर, तो पोजीशन नंबर 4 के ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये लोकेंट है। तो वो पोजीशन जहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, उन कार्बन एटम को उसका लोकेंट कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब एक रूल आता है जिसे कहेंगे हम लोवेस्ट सम रूल। क्या कहेंगे उसे हम? लोवेस्ट सम रूल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कार्बन एटम की जो ये लंबी चेन है, इसके ऊपर नंबरिंग हम, क्योंकि दो ही एंड होते हैं कार्बन की, जो ये चेन है लंबी प्रिंसिपल चेन है, तो किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग करें किधर से? आपके राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे अभी आपके सामने हम नंबरिंग करने के बाद आपके प्रिंसिपल चेन के जो कार्बन हैं, उनके ऊपर जो जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशन है उनका हम सम करके देखते हैं। देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो नंबर 2 के ऊपर देखो CH3 है, और ये दो दो CH3 है, तो 2 + 2। उसके बाद देखो 4 के ऊपर 2 है, देखो इसलिए 4 + 4 हमने लिखा। उसके बाद 6 के ऊपर 2 CH3 है, तो 6 + 6 लिखा, और सम ऑफ लोकेंट हमने देखा 29 आ गया। अब हम नंबरिंग करके देखेंगे दूसरे एंड से, देखो इधर से। अब हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट। देखो 1 के ऊपर कोई नहीं है, 2 के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 + 2 लिख दिया। उसके बाद 3 के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो 3 लिख दिया। उसके बाद 4 के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो देखो 4 + 4 लिख दिया। उसके बाद आगे आपके 5 पे कोई नहीं है, 6 के ऊपर फिर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सम आ गया 27। तो नंबरिंग उस एंड से करें, प्रिंसिपल चेन के जो दो एंड थे, तो उस एंड से नंबरिंग करें जिस साइड से जो सम ऑफ लोकेंट है वो मिनिमम आता हो, तो उसी को कह देते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल क्या हो गया? तो आपने देखा ऊपर वाली साइड से जो नंबरिंग की थी वो रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे सम ऑफ लोकेंट 29 था। नीचे वाली नंबरिंग बिल्कुल ठीक थी जो आपने लेफ्ट टू राइट की थी, क्योंकि वहां पे सम ऑफ लोकेंट कम आ गया 27। तो इसी को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड ऑफ द प्रिंसिपल चेन which gives the lowest sum of locant of the substituents or the multiple bond or the functional group। तो उसे lowest sum rule कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी अगली डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सिंपल हमने कंपाउंड ले लिया सबसे पहले जिसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, जैसे मीथेन, क्योंकि ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। कार्बन के ऊपर देखो 4 H लगे हुए हैं, जिसको आप मार्स गैस या मीथेन या डेम्फायर कह देते हैं। ये ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। अब हम बताते हैं फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। अब देखो हमने क्या किया, H को हटा के क्या लगा दिया बोलो? OH। तो ये अल्कोहल बन गया, और ये अल्कोहल का नाम क्या है? कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ऑल, इसको वुड स्प्लिट भी कहते हैं। ये ब्लेंडनेस करता है, ये लिक्विड है। तो इस कंपाउंड की देखो प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई ना, क्योंकि एक एच ही तो हटाया है और उसकी जगह एक नया हमने ग्रुप लगा दिया। ये तो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि इसमें O और H दो एटम है, तो सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ एटम। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगाते, सिंपल एटम होता, अकेला एटम होता। इसलिए डेफिनेशन में हम लिख देते हैं एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। तो इसकी वजह से ही इस कंपाउंड की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी हो गई कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड है, एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लेंडनेस क्रिएट कर देगा अगर कोई इसको पी लेगा तो इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, हमने अब की बार क्या किया, जो मीथेन थे इसके देखो 2 H हटा दिए, 2 H।
तो कार्बन के 2 ही बॉन्ड बच जाएंगे देखो यहाँ पे। और फिर हमने 2 H हटा के वहां पे एक O लगाया। अभी हमने पीछे सीखा था ना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप बन गया है यहाँ पे CHO, इसको आप कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। बोलो क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, इस कंपाउंड का पूरे का नाम है एक ही, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, इसको कहेंगे मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ये इस एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग में अल यूज करते हैं मिथेनल, और कॉमन नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसका 34 to 40% सॉल्यूशन बना दे पानी के अंदर, मतलब 34 से 40 ml, तो हम ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, प्लस जो बच गया वो आप वाटर डाल दें, तो टोटल 100 ml का सॉल्यूशन बना दें, तो इसको आप कहेंगे 34 to 40%, और उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। जितने भी स्पेसिमेन होते हैं बोटनी लैब, जूलॉजी लैब में आपने देखे होंगे, किसी के अंदर प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, कहीं पे आपके जूलॉजी लैब के अंदर किसी स्नेक को, फ्रॉग को, जो हम वहां पे प्रिजर्व करके रखते हैं स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, आप उस केमिकल को क्या कहते हैं? जिस लिक्विड के अंदर उनको डिप करके प्रिजर्व करके रखते हैं, वो होता है फॉर्मेलिन। क्या होता है बोलो? फॉर्मेलिन। होगी ना देखो प्रॉपर्टी चेंज। तो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसे नेक्स्ट में देख लें, आपने इस मीथेन का एक H हटा के यहाँ पे CH लगा दिया, 2 कार्बन हो गए प्रिंसिपल चेन के अंदर, दोनों कार्बन इंक्लूड हो जाएंगे, 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं तो ओइक एसिड, और कॉमनली इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन 6 to 10% का बना दे, मतलब 6 ml से लेके 10 ml, तो आप एसिटिक एसिड ले लो, और बचा हुआ उसमें वाटर डाल दो, तो वो 6 to 10% का सॉल्यूशन कहलाता है, और वो कहलाता है सिरका। सिरके का नाम आप सभी ने सुना है, अचार डालने में उसको यूज करते हैं। होटल्स के अंदर जो ओनियन होता है, उसके अंदर थोड़ा सिरका ऊपर से आप डाल देते हैं, तो उसको खाने में भी यूज किया जाता है। तो कंपाउंड की होगी ना प्रॉपर, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी ना चेंज, तो ये CH की वजह से हुआ। तो CH क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। तो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखो, अब ये हमने लिया इधर इथेन, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के कार्बन कार्बन के बीच तो एन, ये तो गैस होती है। लेकिन अगर हम इसका एक H हटा दे, देखो जो रेड कलर से दिखा रखा है, OH लगाते हैं तो एल्कोहलिक ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 कार्बन के तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH तो ऑल, तो इस टाइप से इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है ये आपके कैसा कंपाउंड है? देखो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लोग जो पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं काफी लोग, वो इथेनॉल ही होता है। अब देखो अगर जो 100% इथेनॉल हम ले लें बिल्कुल प्योर, तो उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या होती है? मान लो एग्जाम में आ जाए, कभी किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए, तो जो आपको टिक करना पड़ जाए, तो अब याद रखना 95.87% तो इथेनॉल हो, और प्लस 4.13 क्या डाल दो उसमें? वाटर, तभी तो टोटल 100 हो पाया, तो उसे रेक्टिफाइड स्प्लिट कहते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल, देखो नंबर 3 के ऊपर जो आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है, नाम से पता चला डीनेचर का मतलब बोलो क्या हो गया? डी नेचर का, वो नेचुरल नहीं रहा, डी का कलर नहीं रहा, नेचर का कलर नेचुरल, नेचुरल नहीं रहा, नेचुरल फॉर्म में अब नहीं है, क्योंकि उसमें हमने इम्प्यूरिटी डाल दी। तो इम्प्यूरिटी आमतौर पे क्या डाली जाती है पूछ लेते हैं, मिथेनॉल डाल देते हैं, एसीटोन डाल देते हैं, या पिरिडिन डाल देते हैं, इसलिए ताकि कोई उसको ड्रिंक ना कर सके लेबोरेटरी के अंदर जब हम एल्कोहल को लेके आते हैं। तो मिथेनॉल डाल दें, ये ब्लाइंडनेस कर देगा। पिरिडिन डाल दें तो ये इम्पोर्टेंसी मतलब नपुंसक बना देगा, तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल कहलाता है। अब अगर हम इम्प्योरिटी सिर्फ मिथेनॉल ही डालें तो उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट कह देते हैं। तो अब मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या है ये आप याद रखेंगे, पावर अल्कोहल। अगर पेट्रोल 80% ले लें और उसमें 20% इथेनॉल डाल दें, तो उसको व्हीकल्स को रन करने में यूज किया जा सकता है, वो पावर देगा इंजन को, इसलिए उसको पावर अल्कोहल भी कह देते हैं। तो OH क्या हुआ यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रॉपर्टीज आ गई। सो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम which determine the property of the compound called functional group। अब यहाँ पे देखो, हमने इथेन के अंदर ही, यहाँ पे ये तो गैस थी इथेन, इसका H हटा के NH2 लगाया तो ये लिक्विड बन गया, और इस एमीन्स कहते हैं आप इसको, NH2 ग्रुप आ जाए तो इसकी फिशी स्मेल होती है, होगी ना प्रॉपर्टी चेंज। तो ये डेफिनेशन थी फंक्शनल ग्रुप की। तो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखेंगे आगे, देखो इसको देख लो, अगर हम H को हटा के NC ग्रुप लगा दें, जिसको कार्बाइलेमीन कहते हैं, या आइसोसाइनाइड भी कह देते हैं, या आइसोनाइट्राइल भी कह देते हैं, इसकी बड़ी फाउल स्मेल होती है, तो इस टाइप से आप इनको पहचान सकते हैं। तो एग्जाम में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आ जाए कोई ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, देयर इज एन अननोन कंपाउंड व्हिच हैज फाउल स्मेल, तो आपका दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि फाउल स्मेल वाला कंपाउंड तो आपके कार्बाइलेमीन होते हैं। अब जैसे पीछे हमने बताया था देयर इज एन अननोन कंपाउंड व्हिच हैज फिशी स्मेल, तो देखो जो NH2 ग्रुप है तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो एमीन्स हो सकते हैं,
क्लियर हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने देखी कि द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन याद करनी है। आज है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल, तो आप कितने सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और एक सेकेंडरी। कैसे कहेंगे हम कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कब प्राइमरी होगा और कब सेकेंडरी। तो देखिए आप इस एग्जांपल के अंदर ये कार्बन एटम की देखो लंबी चेन हो गई, COOH भी कार्बन एटम का एक आपकी इस चेन का पार्ट बन गया। देखो प्रिंसिपल चेन के अंदर कार्बन एटम इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। देखो पहले कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ब्लू वाला आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से देखो डायरेक्टली अटैच है, तो तभी हम उसको प्रिंसिपल चेन में काउंट करते हैं। तो इस प्रिंसिपल चेन के अंदर 3 कार्बन हो गए ना। अब एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप बोलो कौन दिख रहा है यहाँ पे, OH। तो हम एक प्रायोरिटी सीक्वेंस के बारे में अभी आपको पढ़ाएंगे, अभी आप देख पाएंगे आगे। उस प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो सबसे ऊपर है कोई उससे नीचे है, कोई उससे और भी नीचे है, तो इस टाइप से हमने एक सीक्वेंस बना रखी है। एक प्रायोरिटी सीक्वेंस है, जो सबसे ऊपर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, जो उससे नीचे उसकी प्रायोरिटी उससे कम, एंड सो ऑन। तो उस प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे पहले आता है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। OH बाद में आता है तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो वो प्राइमरी ही है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो फिर हमें देखना जरूरी है कि आउट ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप विच इज प्राइमरी एंड विच इज द सेकेंडरी वन, और वो हम प्रायोरिटी सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर ही बता पाते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की, द फंक्शनल ग्रुप विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, तो आप उसे कह देंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस एग्जांपल में COH प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, वो फंक्शनल ग्रुप which has the lower priority than the primary functional group is in the given compound is called secondary functional group। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद हम आपको ये और बता दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में दिख रहा है कि OH ग्रुप नंबर 2 के ऊपर था और राइट वाले डायग्राम में ये 3 पे आ गया। पोजीशन चेंज कर दें अगर हम, तो उससे उसकी प्रायोरिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। आपका COH ग्रुप आपका प्राइमरी ही रहेगा और OH आपका सेकेंडरी ही रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार ही हम ये देख पाते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो भी आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। आपके जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, कभी वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे, कभी वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे। तो अगर वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं तो उसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है, और सेकेंडरी का काम करे तो अलग नाम से पुकारा जाता है। आप देखें इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमने देखो आपको शुरू में सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि कौन एटम कितने बॉन्ड बनाता है। ये तो ग्रुप है, देखो नीचे देखो डायग्राम में देखो, CH अटैच है इस लंबी कार्बन एटम की चेन के साथ, तो इसलिए ये बॉन्ड तो हमें खाली छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि इट इज ए ग्रुप। कार्बन का ये जो बॉन्ड है ना, ये तो अटैच होगा कार्बन की लंबी चेन के साथ। तो एक बॉन्ड तो इधर हो गया जो अटैच होना है किसी के साथ, अब कार्बन के 4 बॉन्ड बच गए। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक इधर, क्योंकि हमें ये देखना है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखा वो कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसके बाद जो उससे कम बॉन्ड बनाता है वो तो ऑक्सीजन को हमने लिखा। उसके बाद वो 2 बॉन्ड इधर बना लिए कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड ऐसे पूरे हो जाते हैं। अब 1 बॉन्ड ऑक्सीजन किसके साथ बनाएगा, H के साथ। तो आप देख पाए उस बात की एडवांटेज जो हमने आपको सिखाई थी कि 4 बातें कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बातें आप जरूर याद रखें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर अकेला है तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और जब वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो उसे ओइक एसिड के नाम से पुकारेंगे, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो उसको आप कार्बोक्सी कहेंगे। अब नीचे दिए हुए आप कंपाउंड के अंदर देखें तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक ही है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो प्राइमरी का काम करेगा और इसको कहेंगे ओइक एसिड। अगले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे हमने 3-3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड ले लिया, तो जो लंबी चेन बन रही है ना, उस लंबी चेन के जो हिस्सा है वो तो 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं, या तो इधर राइट वाला या लेफ्ट वाला। तीसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रिंसिपल चेन वाले जो कार्बन एटम की चेन है उसका पार्ट ही बन ही नहीं पाएगा। तो वो बोलो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए जो प्रिंसिपल चेन का पार्ट बन रहे हैं, वो सिर्फ 2 जो ग्रीन कलर में दिखा रखे, देखो एक कार्बन, दूसरा ये CH, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन बन गई, लंबी से लंबी चेन, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर में हमने फंक्शनल ग्रुप ले लिए, तो 2 को ही हम ले पाए, ये तीसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं ले पाए।
तो वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस प्रिंसिपल चेन का पार्ट बन गए हैं, ये तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे और इसको ओइक एसिड के नाम से पुकारेंगे। और जो एक बच गया जो प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन एटम से अटैच है, आप इसको कहेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और इसको यहाँ पे कार्बोक्सी के नाम से पुकारा जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप समझ पाए कि कब किसी फंक्शनल ग्रुप को हम प्राइमरी के तरह काम कर रहा हो तो कैसे पुकारते हैं, जैसे ओइक एसिड यहाँ पे, और सेकेंडरी की तरह काम करे तो उसे कार्बोक्सी। उसके बाद देखो नीचे वाले एग्जांपल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COH, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर, तो इसको ओइक एसिड के नाम से पुकारा, OH तो नीचे आएगा तो सेकेंडरी बन गया। अगला कंपाउंड सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्राइमरी का काम करे, सल्फोनिक एसिड SO3H जो ग्रुप होता है, तो इसको सल्फोनिक एसिड ही कहेंगे। और अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो आप इसे सल्फो कहेंगे। अब एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है सल्फोनिक एसिड अकेला है तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया, तो आप इसको क्या कहेंगे? सल्फोनिक एसिड। इस एग्जांपल में देखें दो ग्रुप आ गए, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में तो CH के ऊपर आता है इसलिए प्राइमरी बन गया, तो SO3H क्या बन गया? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको यहाँ पे सल्फो के नाम से पुकारेंगे। नीचे अगला एग्जांपल, इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक SO3H और दूसरा बोलो क्या दिख रहा है आपको? OH। तो जो SO3H है ये यहाँ पे किस चीज का काम करेगा बोलो? SO3H काम करेगा प्राइमरी का, और OH बोलो किस चीज का काम करेगा यहाँ पे? सेकेंडरी का, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये नीचे आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। हम आपको ये बता दें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है ना, इसके अंदर जो CO ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये याद रख लेना। आप पेपर में आपसे पूछ भी लें कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, तो आप ये लिख देना C डबल बॉन्ड O, और इसके राइट और लेफ्ट एक एक बॉन्ड लगा देना ऐसे। कार्बन के क्योंकि 4 बॉन्ड तो पूरे में दिखाने होते हैं, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब आखिर ये एसिड एनहाइड्राइड क्या है? अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हम दो ले लें, एनहाइड्राइड का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस होने के बाद बने, तो अगर हम ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख दें, एक और एक दो, देखो ऐसे, तो दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए देखो यहाँ पे, और जो दो OH होंगे उसमें से वाटर लॉस कर दे OH, और एक इधर वाले OH, इस OH का तो OH निकल जाए, दूसरे का H निकल जाए, तो O बच गया, देखो O बीच में आ गया, तो इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। बोलो ये कहाँ से डिराइव हुआ है एसिड एनहाइड्राइड? ये डिराइव हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है, इसलिए ये एसिड डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं, उन्हें एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। तो उस कैटेगरी का ये पहला कंपाउंड आ गया एसिड एनहाइड्राइड। तो इसकी पहचान क्या होगी देखने में? जब भी आपके कोई एग्जांपल आ जाए पेपर के अंदर तो आप कैसे पहचान करेंगे? आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दो दो कार्बोनिल दिखे और उसके बीच में एक ऑक्सीजन दिख जाए, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड देखो अपने बना लिए, एक राइट और एक लेफ्ट। आप कार्बन के पूरे बॉन्ड गिन सकते हैं, पूरे 4 मिलेंगे, ऑक्सीजन के पूरे 2 मिलेंगे, तो ये एसिड एनहाइड्राइड। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करते हैं, नीचे हमने ये एग्जांपल दिया। आपने क्या देखा, इधर भी दो दो कार्बोनिल हैं, तो इधर वाले एक ही कार्बन था तो मिथ कह दिया, इधर भी एक कार्बन है तो मिथ कह दिया। सिंगल बॉन्ड है देखो इधर, हमें सिंगल बॉन्ड ये नहीं देखना कि सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल है? कार्बन कार्बन के बीच में तो अभी कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो उसको हम सिंगल मान लेते हैं, इसलिए एन वर्ड यूज करेंगे आगे, विथ एन। और इसके लिए यूज करते हैं जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया ओइक एनहाइड्राइड, तो इधर वाले मिथेन के आगे ओइक, इधर भी एक ही कार्बन था तो मिथ एन के आगे ओइक, लास्ट में एनहाइड्राइड यूज कर देते हैं। और इकट्ठा एक ही बार, क्योंकि रिपीट हो गया, रिपीटेड चीज को बार बार रिपीट नहीं करते, इसलिए नाम बन गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इस टाइप से। और एक रूल भी आप आगे सीख पाएंगे, ANE का जो ई हटा दिया जाता है अगर ये जो ओइक एसिड, जो ओइक वर्ड हमने लगाया इसका पहला लेटर वोवल हो तो ये एनहाइड्राइड्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? ये एसिड एनहाइड्राइड। तो इनकी पहचान अगले में भी बड़े आराम से आप पहचान पाएंगे। देखो दो दो कार्बोनिल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन दिखे तो ये एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसे लास्ट वाले में देखो ये भी एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अंदर देखो लास्ट वाले में बता देते हैं, इधर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ लेफ्ट वाले के साथ एक कार्बन अटैच है, इसलिए दो कार्बन हो गए तो क्या लिख दिया? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया? ANE। आगे ओइक तो हमें लगाना है क्योंकि रूल है ये ओइक एनहाइड्राइड, तो ओइक लगा दिया। इधर कार्बोनिल के साथ अकेला ही कार्बन तो मिथ एन और ओइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड। अब दोनों अलग अलग हो गए ना, इसलिए पूरा नाम लिखा जाता है इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट वन एस्टर्स। आप एस्टर में भी देखो कार्बोनिल ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH था उसको हटा के यहाँ पे बोलो क्या लगा दिया गया है? OR। तो ये आपके क्या बन गए बोलो? एस्टर। तो एस्टर कौन होते हैं? COOR। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर से जो स्मेल आती है वो किसी और की वजह से नहीं, वो एस्टर्स की वजह से आती है। हर फ्रूट में अलग एस्टर होता है,
किसी दूसरे फ्रूट में कोई दूसरा एस्टर होता है, इसलिए तो हर फ्रूट की जो स्मेल होती है वो अलग अलग होती है। एस्टर्स की कोई पूछे क्या होती है तो हम कहेंगे एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है। अब इसको प्राइमरी का काम करे तो क्या बोलेंगे, ओएट। और सेकेंडरी का काम करे तो देखो इधर ओ आर। आर को एल्क बोलते हैं, ओ लगा हुआ है तो ऑक्सी हो गया, एल्क ऑक्सी। और सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं, तो सेकेंडरी का काम करे तो क्या पुकारेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। नीचे एग्जाम्पल में देखो अकेला ही है ये एस्टर ग्रुप COOCH3, आर की वैल्यू यहाँ पे CH3 रख दी गई है, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है तो प्राइमरी, और एस्टर क्या बन गया, सेकेंडरी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो एक एस्टर ग्रुप है COOCH3, एक OH है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आएगा अभी आगे, और एस्टर तो पहले ही आ चुका है ऊपर पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी है तो इसको अब OH के नाम से पुकारेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, OH के नाम से। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, देखो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो पुकारेंगे कैसे इसको, OL क्लोराइड। Br होता तो OL ब्रोमाइड, I होता तो OL आयोडाइड। तो सेकेंडरी का काम करे तो कैसे पुकारेंगे, क्लोरो, Cl है तो क्लोरो, और ये कार्बोनिल है तो कार्बोनिल, तो सेकेंडरी का काम करे तो पुकारेंगे क्लोरो कार्बोनिल के नाम से। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे, अकेला है देखो ये COCl ग्रुप, तो ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप का काम करेगा, तो इसको OL क्लोराइड के नाम से पुकारेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर ही आता है, तो ये प्राइमरी ओइक एसिड पुकारेंगे, COCl को, लेकिन अब ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन गया, तो इसको कैसे पुकारेंगे, क्लोरोकार्बोनिल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसके अंदर COCl और OH है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा हो गई, प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी, COCl की, तो ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप का काम करेगा, तो OL क्लोराइड, और OH आपका आपका सेकेंडरी का काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एसिडमाइड, इसके अंदर भी देखो कार्बोनिल ग्रुप है और ये भी एसिड डेरिवेटिव है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के NH2 लगा दिया, तो इसे एसिडमाइड कहते हैं। प्राइमरी का काम करे तो एमाइड बोलेंगे, और सेकेंडरी का काम करे तो कार्बोक्स एमिडो ऐसे बोलेंगे, कार्बोक्स एमिडो इस टाइप से बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो आपने देखा जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके 4 एसिड डेरिवेटिव हो गए, 4 हो गए कंपाउंड जो इसे डिराइव हुए, पहला एसिड एनहाइड्राइड, दूसरा एस्टर, तीसरा एसिड हेलाइड, और फोर्थ वन एसिड अमाइड। सो दीज 4 कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि डिराइव हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से। अब एग्जांपल देखते हैं, देखो CONH2 अकेला दिख रहा है तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसको अमाइड के नाम से पुकारेंगे। अगले एग्जांपल में देखो आपके दो हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया ना, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, तो CONH2 क्या हो गया, ये सेकेंडरी का काम करेगा। इस एग्जांपल में देखें CONH2 और OH है, तो कौन है प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले, CONH2, तो CONH2 यहाँ पे प्राइमरी का काम करेगा, तो इसको एमाइड के नाम से पुकारेंगे, और OH क्या हो जाएगा बोलो, सेकेंडरी। नेक्स्ट, अब देखो ये नेक्स्ट साइनाइड आ गया, तो सीक्वेंस में कैसे याद रखे, देखो जो ऊपर एसिडमाइड थे ना, इसका क्या था, CONH2, इसमें से वाटर लॉस करते हैं, देखो H2 और ये O, बोलो क्या बच गया, ये वाटर अगर निकल जाए H2 और O निकल जाए, तो बोलो क्या बच जाएगा, C और N बच जाएगा, तो CN आ गया ना। इस टाइप से आप ध्यान रख लेते हैं कि प्रायोरिटी सीक्वेंस में नेक्स्ट वन CN है, और C 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो इधर देखो ग्रुप की फॉर्म में जो लगना है इसको 3 बॉन्ड बच गए, 3 इधर, नाइट्रोजन 3 बनाता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो हो गई ना उस चीज की एडवांटेज जो हमने सिखाई थी कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो नाइट्राइल है, अगर ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप का काम करे CN ग्रुप, जिसको नाइट्राइल कहेंगे, और सेकेंडरी का काम करे तो इसे साइनो कहेंगे। अकेला है देखो इस डायग्राम के अंदर, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, नाइट्राइल बोलेंगे। नेक्स्ट में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COH और एक CN। COH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, तो इसलिए जो CN है ये यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, बोलो ये बन जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, अब इसको साइनो के नाम से पुकारेंगे। नीचे एक CN है, एक OH, तो CN क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है तो इसको नाइट्राइल बोलेंगे, और OH आपका सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड देखते हैं, इसके अंदर भी आपके कार्बोनिल ग्रुप है, देखो CO, तो CO के एक साइड में अगर अब की बार हम H लगा दें तो ये CHO ग्रुप बन जाएगा, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो इसे, एल्डिहाइड। प्राइमरी का काम करे तो अल, और सेकेंडरी का काम करे तो फॉर्माइल। तो ये बातें हमें एक बार तो क्रैम करनी ही पड़ेंगी। इस एग्जाम्पल में देखें आप, अकेला है CHO, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो अल के नाम से पुकारेंगे इसे, ALL। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए अगले एग्जांपल के अंदर, एक COH है,
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्राइमरी, तो CHO सेकेंडरी बन गया। अब इसको फॉर्माइल के नाम से पुकारेंगे। इसमें CHO और OH इस एग्जांपल में, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस के अंदर CHO पहले आता है, OH तो बाद में आएगा, तो CHO को अब अल के नाम से पुकारेंगे, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कीटोन। अगर जो कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख ना कार्बोनिल ग्रुप, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में आपके कार्बन आ जाए इधर, तो देखो कार्बन एटम की चेन होगी, देखो खाली दिखा रखा है इधर आर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया। COR से इसको पुकारते हैं। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो ONE, और सेकेंडरी का काम करे तो कीटो या ऑक्सो बोलेंगे आप इसको। देखो ये रहा, जो आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं ये कभी भी कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन के कॉर्नर पे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों साइड में कार्बन होना जरूरी है। तभी तो इस CO ग्रुप को हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं, कीटोनिक। तो एंड के ऊपर तो नहीं हो सकता ये, तो ये अकेला है कीटोनिक ग्रुप, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो ONE के नाम से पुकारेंगे। अब दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक COOH और एक आपके ये कीटोनिक ग्रुप। तो COH अब प्राइमरी का काम करेगा क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, और कीटोनिक नीचे आता है, तो सेकेंडरी अब इसको कीटो या ऑक्सो के नाम से पुकारेंगे। यहाँ पे आपके एक कीटोनिक ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में कीटोनिक ग्रुप पहले आता है, तो अब इसको ONE के नाम से पुकारेंगे। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा ये यहाँ पे, और OH सेकेंडरी का काम करेगा। अब हम ले लेते हैं एल्कोहल्स को। एल्कोहल्स को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दे तो फिनोल कहते हैं, और OH की वजह SH तो उसे थायोल कहते हैं। तो OH अगर प्राइमरी का काम करे तो ओल कहेंगे, OH अगर सेकेंडरी का काम करे तो इसे हाइड्रोक्सी कहेंगे। ऐसे ही S सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, इसलिए SH होता तो प्राइमरी का काम करता तो थायोल, और सेकेंडरी का काम करे तो मर्केप्टो। फिलहाल हम एल्कोहल्स के बारे में देखेंगे, OH ग्रुप के बारे में, कि OH ग्रुप अगर प्राइमरी का काम करे तो OL ओल। अब ध्यान रखें, एल्डिहाइड को AL अल बोल रहे थे, ये यहाँ पे OL ओल है, इनमें पजल मत हो जाना आपस में। तो एल्डिहाइड का क्या था, प्राइमरी का काम करता तो AL अल, और यहाँ पे है ये OL ओल, और सेकेंडरी का काम करे तो ये हाइड्रोक्सी। अब अकेला है इस एग्जाम्पल में OH, तो प्राइमरी का ही काम करेगा, तो ओल के नाम से पुकारेंगे। अगले एग्जाम्पल में दो फंक्शनल ग्रुप, एक CH और एक OH, तो CH तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में ऊपर आता है, तो इसलिए इसको ओइक एसिड के नाम से पुकारेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। और OH यहाँ पे सेकेंडरी का काम करेगा, तो इसको हाइड्रोक्सी के नाम से पुकारेंगे। यहाँ पे एक OH एक NH2, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में OH पहले आता है, NH2 तो अभी आना बाकी है, तो OH प्राइमरी का काम करेगा तो ओल, और NH2 सेकेंडरी का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद आगे एक एग्जाम्पल और, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि देखो कार्बन एटम की जो ये लंबी चेन थी कार्बन एटम की, इसके ऊपर तीन OH लग गए, तीनों के तीनों प्राइमरी का काम करेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच हैं आपके प्रिंसिपल चेन से। तो तीन है तो ट्राई लगा देंगे, बस ट्राई, और बोलेंगे इनको ओल ही, तो ट्राई ओल ऐसे हम कह देंगे इनको। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स, NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जो बॉन्डिंग सीखी थी, देखो एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन का इधर खाली हो गया, क्योंकि सेंट्रल एटम अब नाइट्रोजन है इस ग्रुप के अंदर, तो क्योंकि नाइट्रोजन ही तो तीन बॉन्ड बनाता है, H तो 1 1 बनाते हैं, एक बॉन्ड इधर नाइट्रोजन के साथ, एक H ऊपर एक राइट में, हो गए पूरे तीन बॉन्ड, तो NH2 ग्रुप बन गया। प्राइमरी का काम करे तो एमीन, और सेकेंडरी का काम करे तो इसको एमिनो के नाम से पुकारेंगे। नीचे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, NH2 अकेला है तो प्राइमरी का काम करेगा, एमीन कहेंगे। अगले एग्जाम्पल में NH2 और OH दिख रहे हैं, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में OH पहले आता है, तो OH को तो ओल के नाम से पुकार देंगे क्योंकि प्राइमरी हो गया। अब NH2 यहाँ पे सेकेंडरी है, तो इसको एमिनो के नाम से पुकारेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इथर्स। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, वो कभी भी प्राइमरी का काम तो करते ही नहीं, वो हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। तो इथर्स को पुकारते हैं हम आपके एल्क ऑक्सी से। पहचान क्या है आखिर इथर्स की? देखो O के दोनों साइड में कार्बन हो, देखो रेड कलर में वो दिखाया ना, इसके राइट में भी कार्बन लेफ्ट में भी कार्बन, तो उस वक्त पे हम कहते हैं इथर ग्रुप है। आप ध्यान रखें, पजल मत हो जाना, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन हो, देखो इधर CO देखो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन, इधर भी कार्बन है क्योंकि R, और इधर भी कार्बन की चेन है, तो उसे आप कीटोन्स कहते हैं। यहाँ पे O के दोनों साइड में कार्बन, तो उसे आप इथर कहते हैं। और एक कार्बन था तो ये मिथ, O है तो ऑक्सी, तो मिथ ऑक्सी, जैसे मैंने कहा था एल्कोक्सी के नाम से इसको पुकारते हैं। इस कंपाउंड में देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रायोरिटी सीक्वेंस में एमीन ऊपर आता है तो प्राइमरी हो गया, OCH3 तो सेकेंडरी, ये तो हमेशा ही सेकेंडरी का काम करता है। लास्ट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आता है
और सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस आप पूरी की पूरी याद कर लेना। कोई फंक्शनल कब प्राइमरी का काम करता है, कब सेकेंडरी, ये हमने आपको पूरा सिखा दिया। प्राइमरी का काम करे तो उसको कैसे पुकारें वो याद रखना, सेकेंडरी का अगर वो काम कर रहा है तो उसको कैसे पुकारेंगे, तो वो भी आप याद कर लेना अच्छे से। अब देखो कुछ कंपैरिजन की बातें आपको बता दें, जहां पे हम पजलिंग क्रिएट करते हैं आपस में। कई बार बच्चे याद रखने में उनको दिक्कत होती है, जैसे OH। OH अगर देखो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है तो एल्कोहलिक ग्रुप है ये। OH अगर कार्बोनिल से ग्रुप से अटैच है तो ये CH बन गया अब इकट्ठा, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो OH के बारे में कभी भी आप पजल मत होना, ये देखना OH अटैच कहाँ पे है, कब उसको एल्कोहल कहें और कब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। ऐसे NH2 के बारे में, अगर NH2 ग्रुप बिल्कुल डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, देखो ऐसे, तो ये एमीन्स है। अगर NH2 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है CO, तो वो एसिडामाइड है। तो ऐसे यहाँ पे भी याद रखना NH2 के बारे में कि वो NH2 कहाँ पे अटैच है, कब उसको एमीन कहें और कब वो एसिडामाइड का पार्ट बन गया। अब जैसे अभी अभी हमने बताया था O के दोनों साइड में कार्बन तो इथर्स, और ये कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के दोनों साइड में कार्बन आपके तो कीटोन्स। अब CN साइनाइड कहते हैं और रिवर्स लिख दें NC तो आइसो साइनाइड कहते हैं। तो पहचान आपको याद रखनी। अब NO2, N से अटैचमेंट है, देखो यहाँ पे N पहले है फिर O2, NO2, और ONO हो तो वो चीज वही है, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, लेकिन NO2 नाइट्रो और ONO की फॉर्म में लिख दे तो नाइट्राइट। देखो हम आपको NO2 के बारे में थोड़ा बता दें, देखो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तो देखो कार्बन के साथ हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ देखो दो बॉन्ड बना लिए क्योंकि ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाती है, हो गए ना नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड पूरे। हमने आपको सिखाया था ना, नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बना ले तो उस पर एक लोन पेयर बचता है, तो ये लोन पेयर की सहायता से ऑक्सीजन के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो डिटेल हम कभी आपको आगे ही बताएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटिशन इन्हीं का, ये देखो अकेला फंक्शनल ग्रुप है CH तो प्राइमरी, हम सिर्फ ये देखेंगे वो प्राइमरी है सेकेंडरी। नेक्स्ट OH अकेला है तो प्राइमरी, इसमें दो है CH और OH तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में CH ऊपर आता है OH बाद में, तो COOH तो प्राइमरी, OH सेकेंडरी। इसमें तीनों ही OH हैं तो तीनों के तीनों प्राइमरी। इस कंपाउंड के अंदर तीन फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में सबसे ऊपर इन तीनों में से COOH ही आता है, तो प्राइमरी बचे हुए दोनों सेकेंडरी। इसके अंदर प्रायोरिटी सीक्वेंस में तीनों फंक्शनल ग्रुपों में से CH तो ऊपर आता है प्रायोरिटी सीक्वेंस में, आप ऊपर टेबल के अंदर देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर है ये देखो CHO ग्रुप, और ये OH नंबर 10 के ऊपर है और NH2 11 के ऊपर है, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में CHO ऊपर, तो प्राइमरी बचे हुए सेकेंडरी। तो इस टाइप से आपको याद रखना आना चाहिए। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जैसे इथर हमेशा ही सेकेंडरी का काम करता है। आगे देखो ClBrI, ये सारे हेलोजेंस हमेशा ही अकेले ही क्यों ना हो तो भी सेकेंडरी का काम करते हैं। NO2 ग्रुप अकेला ही क्यों ना हो हमेशा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का ही काम करता है। तो आपने देखा ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे वो चाहे अकेले क्यों ना हो हमेशा ही वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की भी डिटेल बड़ी सावधानी से अच्छे से आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको आगे सिखाएंगे कि क्या सिखाएंगे अब हम आपको, कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप जिनके खुद के अंदर कार्बन है और अगर वो एलिसाइक्लिक रिंग के ऊपर अटैच है, एलिसाइक्लिक का मतलब कार्बन का रिंग है, ये कार्बन एटम से मिला हुआ रिंग है, देखो कार्बन 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 कार्बन, इस रिंग के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा दें जिसके खुद के अंदर कार्बन है, खुद के अंदर बोलो क्या है कार्बन, और वो कार्बन अभी इस रिंग का हिस्सा नहीं है, देखो इस रिंग के 6 कार्बन तो अलग है और ये अलग से अटैच है ऊपर, तो उस वक्त अगर ये अकेला ही क्यों ना हो तो हम इसको अब ओइक एसिड के नाम से नहीं पुकारेंगे, अब इसको पुकारेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। तो अभी तक जो आपने सीखा था पीछे सारा कि वो प्राइमरी का काम करता कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड कहते, वो सारी बातें तब थी जब हमारे पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, स्ट्रेट चेन थी कार्बन एटम की, उसके ऊपर CH ग्रुप लगा हुआ था। अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा रहे हैं कि एक रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम का एक रिंग है और उस रिंग से हम आपको बता दें डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, वैसे नहीं डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली अटैच है कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके खुद के अंदर कार्बन है और डायरेक्टली अटैच है तो उसका नाम बदल रहा है अब यहाँ पे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड ना कह के अब यहाँ पे सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहेंगे। एस्टर में देखो ये नेक्स्ट एस्टरिक ग्रुप है, तो अब इसको हम किस नाम से पुकारेंगे, अब इसको O8 नहीं कहेंगे, प्राइमरी है फिर भी O8 नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे CH3 क्योंकि एल्काइल ग्रुप है और आगे कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, फिलहाल यहाँ पे कह रहे हैं इसको मिथाइल कार्बोक्सिलेट क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथाइल कार्बोक्सिलेट। इस एसिड हैलाइड में देख लो कार्बन आ गया डायरेक्टली अटैच है तो अब इसको बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से, अब इसको ऑयल क्लोराइड नहीं बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से, ये याद रखना आपको।
अब नेक्स्ट देखो एसिडमाइड, अगर ये प्राइमरी अकेला है प्राइमरी तो वैसे तो अमाइड बोलना चाहिए था, लेकिन ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अब इसको बोलेंगे कार्बोक्स एमाइड, CN। अब देखो ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अब इसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, अदरवाइज तो हम इसको नाइट्राइल बोलते हैं अगर प्राइमरी का काम करता तो, स्ट्रेट चेन के ऊपर प्रेजेंट होता तो, लेकिन ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। देखो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्राइमरी का काम कर रहा है तो इसको AL बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि अब ये रिंग से अटैच है डायरेक्टली रिंग से, तो अब इसको बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। अब अगली डायग्राम में देखिए इसके अंदर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में नंबर 6 के ऊपर देखो एल्डिहाइड ऊपर आता है, ये कीटोनिक ग्रुप ये बाद में आता है तो ये सेकेंडरी का काम करेगा, बातें प्राइमरी की चल रही हैं तो ये प्राइमरी का काम करे, इसको कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, अल के नाम से नहीं पुकारेंगे। अब आगे देखो ये कीटोनिक ग्रुप, अब ये CO ग्रुप है ना, इसका जो कार्बन है ना, ये कार्बन देखो ये रिंग का पार्ट बन गया, अब रिंग का पार्ट, तो जो पीछे हम कह रहे थे ना नाम बदल गया, वो सिर्फ कब बदला, उन फंक्शनल ग्रुपों के लिए जिनके खुद के अंदर कार्बन है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच था, उनका जो कार्बन था, उनका देखो ये जो कार्बन था जैसे CHO का जो C था, ये रिंग का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, ये अलग से अटैच है ऊपर, C अलग से है, और जो आपके ये कीटोन्स हम बता रहे हैं ये अलग से अटैच नहीं है, ये रिंग का हिस्सा बन गया, तो अब इसके अंदर नो में वही कॉमन नेमिंग चलेगी, अब इसको ONE ही कहेंगे हम, क्योंकि यही इस रिंग का पार्ट बन गया। देखो OH डायरेक्टली अटैच है रिंग से, लेकिन इस OH के अंदर कोई कार्बन नहीं, तो वही पुराने नाम चलते रहेंगे, इसको OL के नाम से पुकारेंगे, इसको NH2 के नाम एमीन के नाम से ही पुकारेंगे, क्योंकि इसके खुद के अंदर कोई कार्बन नहीं है। तो इस टाइप से आपने ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी देखा कि उनके ऊपर अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए जिस फंक्शनल ग्रुप के खुद के अंदर बोलो क्या हो, खुद के अंदर कार्बन हो, अगर वो डायरेक्टली अटैच हो तो उनकी नेमिंग के अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है, जो भी आपको सिखाया गया, और इसको आप भली भांति अच्छे से सीख गए होंगे और आपने याद कर लिया होगा। अब हम ये जितने भी हमारे कंपाउंड हैं, अब हम उनकी IUPAC नेमिंग करनी सीखेंगे, क्या स्टेप्स हैं, IUPAC नेमिंग के कितने पार्ट होते हैं वो हम देख पाएंगे। तो जो हमारा कंपाउंड है जिसकी हम IUPAC नेमिंग देखने जा रहे हैं, तो उस किसी भी कंपाउंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 ही पार्ट होते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे अभी आपको पीछे सिखाया गया IUPAC नेमिंग में कि कार्बन की एक लंबी चेन ढूंढनी जरूरी है, लंबी चेन, क्या ढूंढनी जरूरी है, एक लंबी चेन, तो लंबी चेन ढूंढ के जिसको प्रिंसिपल चेन अभी हमने पीछे सिखाया था, उस लंबी चेन के अंदर कितने कार्बन है, वो लंबी से लंबी चेन जिस लंबी चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप ऐसी लंबी चेन को क्या कहते थे, प्रिंसिपल चेन। तो उस प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं कार्बन, वो हमें सबसे पहले काउंट करने हैं, उसको वर्ड रूट कहते हैं। तो देखो वर्ड रूट क्या हो गया, नंबर 1 पे लिख रखा हमने वर्ड रूट, ये सीक्वेंस जरूर याद रख लेना, 1 2 3 4 5 जो हमने लिख रखा है, सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं, और ये राइट वाली चीज राइट में लिखेंगे, 2 3 राइट में है तो राइट में ही आएंगे, 4 5 लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही आएंगे, तो इस बात को आप जरूर याद रख लेना। देखो वर्ड रूट क्या है, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, कि प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन है, और जितने भी कार्बन है उनकी फिर हम नंबरिंग भी हमने करनी सिखाई थी, दो ही एंड होते हैं प्रिंसिपल चेन के, राइट या लेफ्ट से, फिर 1 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन है हम उनको नंबरिंग करेंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, डू द नंबरिंग, फिर नंबरिंग कौन सी ठीक है, राइट साइड से ठीक है, लेफ्ट साइड से, फिर लोवेस्ट सम रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो ये वर्ड रूट के अंदर आ जाती है सारी बातें, बोलो वर्ड रूट में क्या क्या बातें आती हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन को ढूंढना, और प्रिंसिपल चेन को ढूंढ के, प्रिंसिपल चेन क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हैविंग द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड और द मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, वो प्रिंसिपल चेन है, तो उसके अंदर कितने हैं कार्बन, अगर देखो एक ही कार्बन हो, देखो नीचे हमने दिखा दिया, तो अगर एक ही कार्बन हो तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, मिथ, वर्ड रूट उसका नाम क्या आ जाएगा, मिथ। देखो यहाँ पे देखो अगले एग्जांपल में दो कार्बन है यहाँ पे, तो पुकारेंगे इथ। अब देखो ये टेबल बन के आ गई हमारे सामने, जो क्या शो कर रही है, अगर जो प्रिंसिपल चेन है, जो लंबी चेन है, जैसे उसके अंदर अगर एक ही कार्बन होता तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, बोलो मिथ। अगर दो कार्बन आ जाए तो कैसे पुकारेंगे, इथ। तीन आ जाए तो बोलो कैसे बोलेंगे, ये प्रो, ब्लू कलर से दिखा रखा। 4 होते तो ब्यूट, 5 होते तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, तो इस टाइप से पुकारेंगे, एंड सो ऑन आगे। अगर 7 कार्बन होते तो हेप्ट, अगर 8 कार्बन होते तो ऑक्ट, अगर 9 कार्बन होते तो नॉन, 10 कार्बन होते तो डेक, तो इस टाइप से। और नीचे इन एग्जांपल के अंदर हम देख पाए, तो वर्ड रूट हमें किस चीज की जानकारी देता है, कोई भी जो स्ट्रक्चर बना रखी और कहते उसका IUPAC नेम बनाओ, तो सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को ढूंढना, लंबी कार्बन एटम की चेन को ढूंढना, और उसमें ये देख लेना कि उसमें कितने कार्बन हैं, उसी आधार पे हम सबसे पहले मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट ये आप लिख देते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अब हमारा आ जाता है प्राइमरी सफिक्स, जो इसके आगे लगता है। मतलब जो कार्बन एटम की जो लंबी चेन थी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, मींस कार्बन एटम की लंबी चेन में सिंगल बॉन्ड तो है या डबल बॉन्ड तो नहीं हो गया कोई, या कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ गया। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जैसे आपने इथ के आगे एन लगाया क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। अगर आप नीचे देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया तो इथ के आगे देखो अब इन लगाना पड़ गया। अब नीचे एग्जांपल में देखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इथ के आगे वाई एन ई लगाना पड़ गया तो इथाइन नाम हो गया। तो वही हम बता रहे हैं कि कार्बन की जो लंबी चेन है, जो आपने मिथ इथ प्रोप ब्यूट वहां से पता किया लंबी चेन के अंदर कितने कार्बन है, अब उसी लंबी चेन के अंदर देखना है प्रिंसिपल चेन के अंदर क्या कोई सिंगल बॉन्ड है या सिर्फ, या कोई डबल बॉन्ड तो नहीं आ गया या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ गया। तो उसी बेसिस के ऊपर हम ए एन ई एन ई या वाई एन ई यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखें जो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह आ जाता है कि मान लीजिए नीचे इस एग्जांपल को देखो, कोई एक ऐसा एग्जांपल आ गया जिसमें जो प्रिंसिपल चेन है ना, देखो ये दिख रही है, इस प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके टोटल कार्बन गिने देखो 4 आ गए, 4 का मतलब ब्यूट लिख दिया। अब इसी प्रिंसिपल चेन में देखो आगे डबल बॉन्ड भी आ गए तो इन लिख दिया, लेकिन डबल बॉन्ड 2 आ गए तो अगला पॉइंट यही आ जाता है, देखो नोट की फॉर्म में लिख रखा है यूज डाई ट्राई। अगर जो डबल बॉन्ड है 2 है या 3 है तो 2 थे डबल बॉन्ड तो हमने डाई लिख दिया, डाई इन। अब इसकी पोजीशन भी देखो 1 2 3 4 किया हमने कार्बन एटम की चेन के ऊपर नंबरिंग, तो पहला डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है तो लोवेस्ट सम रूल मतलब छोटे वाली पोजीशन ही पुकारी जाएगी, तो इस पहले वाले डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। अगले की 3 और 4 के बीच तो 3 है, तो 1,3 सीधा 13 मत लिख देना, 1 और 3 के बीच में कोमा लगाना है। उसके बाद आपके जो ये, क्योंकि ई के आगे डाई आ गया या ट्राई कुछ भी आ जाए तो जो ये वर्ड रूट होता है ना, इसके आगे ए लगाते हैं, जैसे ब्यूट के आगे ए लगा दिया। बोलो ये जो वर्ड रूट होता है मिथ इथ प्रो ब्यूट, इसके आगे ए कब लगता है? वो ए तब लगता है जब प्राइमरी प्रीफिक्स जो ए एन ई जो वाई एन ई जो अभी हमने बताए उनके आगे वो एक से ज्यादा हो, वो एक से क्या हो बोलो ज्यादा, तो डाई ट्राई हम लगा देते हैं, तो उस वक्त वर्ड रूट के आगे हमें ए लगाना पड़ जाता है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद देखो अब आगे इस एग्जांपल में देखें आप, ये एक ऐसी प्रिंसिपल चेन है जिसके अंदर वही 4 कार्बन है, तो देखो ब्यूट कह दिया। प्रिंसिपल चेन के अंदर अब की बार देखो 2 चीजें आ गई, एक डबल बॉन्ड भी एक ट्रिपल भी है। डबल है तो ये नहीं लिख दिया, हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने सीखा था डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दिया जाता है, आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले आता है डबल बॉन्ड उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से की हमने, तो ई एन ई लगा दिया। उसके बाद वाई एन ई भी लगा दिया, वाई देखो साइलेंट आपकी वोवल की आवाज आ रही है, ए ई आई ओ यू होते हैं वैसे तो 5 वोवल, लेकिन ये साइलेंट वोवल वाई, देखो आई की आवाज निकल रही है, तो ई एन ई का ई हटा देंगे, ई एन ई का क्या ड्रॉप कर देंगे बोलो? ई। तो ई ऑफ द ई एन इज ड्रॉप्ड इफ बोथ आर कलेक्टिवली प्रेजेंट, अगर दोनों इकट्ठे हो किसी भी कंपाउंड में, अगर इन और आइन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो इन पहले लिखेंगे वाई एन ई बाद में, इनकी पोजीशन भी लिख देंगे इनसे पहले, लेकिन ई एन ई का ई हम हटा देंगे। तो ये आपके आईपैक नेमिंग के रूल हैं, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। तो नाम क्या हो गया? ब्यूट हो गया, 1 इन हो गया क्योंकि 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, देखो 1 और 2 के बीच में, वाई एन ई 3 और 4 तो 3 इससे पहले पोजीशन लिख दी, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन जरूर लगाना है, ये भी रूल है, हाइफन जरूर लगाना, आप सीधा 1 इन मत लिख देना, 1 के पहले 1 के बाद दोनों साइड में हाइफन है, 3 से पहले बाद में देखो हाइफन लगा रखा है, तो अल्फाबेट और न्यूमरल वैल्यू के बीच में हाइफन जरूर लगाना है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो आपने पॉइंट नंबर 1 सीखा, पॉइंट नंबर 2 भी सीख लिया आपने, अब पॉइंट नंबर 3 ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है। मान लीजिए आपके पास कार्बन की एक लंबी चेन है, अभी हम पीछे आपको सिखा रहे थे, उसके ऊपर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कोई एक ही होगा प्राइमरी, बचे हुए सारे क्या होंगे? सेकेंडरी। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो प्राइमरी ही हो जाएगा। तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, कहाँ लिखते हैं उसका नाम, तो ये है वो पोजीशन नंबर 3। मतलब सबसे पहले वर्ड रूट, उसके आगे ए एन ई या वाई एन ई लगाते हैं, और उसके आगे क्या लगाते हैं? आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का नाम इसके आगे लिख देते हैं। अब देखो एग्जांपल, हमने यहाँ पे कार्बन एटम की लंबी चेन ले ली जिसके अंदर 3 कार्बन है, नंबरिंग हम कुछ स्टेप से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले, देखो इस एंड से 1 2 3 ऐसे, तो 1 के ऊपर आपका आपका OH लगा हुआ है, तो 3 कार्बन है तो प्रो बोल दिया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE बोल दिया, और OH को ओल बोल दिया, हमने पीछे सीखा था अकेला है तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है।
तो नाम हो गया प्रोपेनोल। लेकिन प्रोपेनोल के अंदर एएनई का ई हट जाएगा क्योंकि ओएल का ओ क्या है बोलो, वोवल। तो अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर वोवल हो तो एएनई, ईएनई और वाईएनई का जो ई है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है। तो ये रूल है। आगे आपको समझ में इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखो अब आगे। अब हम ने जो लिखा अभी आपको बता दिया गया, देखो नीचे स्टार लगा के हमने लिख रखा है कि द लेटर ई ऑफ द एएनई, ईएनई और द वाईएनई इज ड्रॉप्ड, मींस हटा दिया जाता है। इफ द सेकेंडरी सफिक्स मींस प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स विद ए वोवल, अगर इसका नाम किससे स्टार्ट हो बोलो, वोवल से। अब नेक्स्ट देखो, हम अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे, हमने ये एग्जांपल लिया। देखो इसके अंदर देखो आपके टोटल कितने कार्बन हो गए बोलो, 3 है कार्बन। देखो 3 कार्बन, CH3 वाला कार्बन, CH2 वाला कार्बन और एक CN वाला CB, क्योंकि डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। 3 कार्बन तो प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो ANE लिख दिया। CN अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल लिख दिया। नाइट्राइल का पहला लेटर देखो वोवल नहीं है, N वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ANE का E नहीं हटाया जाएगा। देखो ये हमने लिख रखा था, लेटर E ऑफ द ANE, ENE, YNE इज नॉट ड्रॉप्ड इफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इज कॉन्सोनेंट। बोलो कब ड्रॉप किया जाता है, अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर वोवल हो तो ANE का E हटा दो, वरना मत हटाओ। अब अगला एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए तो उनके आगे डाई वर्ड यूज करते हैं, उनसे पहले नाम से पहले। जैसे इस एग्जांपल में देखो, जो आपकी प्रिंसिपल चेन, इसमें 2 कार्बन हो गए, देखो 2 तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और OH प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, अकेला है तो प्राइमरी होगा तो O लगा दिया। दोनों ही OH हैं तो इसलिए डाई लगा दिया, डाईओल। नंबरिंग 1 2 ही होगी, एक पहले कार्बन पे OH तो दूसरे पे OH, तो 1,2 डाईओल। अब क्योंकि D वोवल नहीं है इसलिए ANE का E लगा रहेगा, तो नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डाईओल। तो हमने पॉइंट 1 2 3 तीनों की पोजीशन देखी कि वर्ड रूट के राइट में लिखा जाता है आपका ANE, ENE, YNE, उसके और आगे राइट में लिखा जाता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का नाम। अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की, जो हमें ये बताता है कि जो अभी हमने बताया था ना कि साइक्लिक जो हमें चेन देखनी है जिसे प्रिंसिपल चेन कहते हैं, वो प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट है या रिंग की फॉर्म में तो नहीं। अगर वो रिंग की फॉर्म में है तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे बोलो, साइक्लो। जैसे अभी ये एग्जांपल आपके सामने आया, इसके अंदर हमने देखा, देखो ये जो आपकी प्रिंसिपल चेन है इसके अंदर देखो 3 कार्बन है, रिंग की फॉर्म में है, ये प्रिंसिपल चेन है क्योंकि लंबी से लंबी चेन यही है। इसके अंदर आपके 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो तो देखो हमने प्रोप कह दिया। देखो ये यहाँ पे प्रोप, प्रिंसिपल चेन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो देखो हमने ANE कह दिया। रिंग की फॉर्म में है प्रिंसिपल चेन तो साइक्लो लगा दिया। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है जो हमें ये बताता है कि प्रिंसिपल चेन जो है वो साइक्लिक है या नहीं। साइक्लिक है तो ऐसे साइक्लो लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ये हमें ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। देखो जैसे इसी एग्जांपल में देखो, जो हमने ये लिया था यहाँ पे रिंग, इसके अंदर आपने देखा प्रिंसिपल चेन साइक्लिक थी तो साइक्लो लगा दिया था। अब इस प्रिंसिपल चेन के ऊपर डिफरेंट आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, अब हमें उनकी पोजीशन देखनी वो कहाँ कहाँ है। तो फिर उसके बाद हमें अब एक चीज ध्यान रखनी है, लोवेस्ट सम रूल को हमें अप्लाई करना होता है। लोवेस्ट सम रूल कि नंबरिंग उस साइड से करें जहां पे सम ऑफ लोकेंट जो है उसकी वैल्यू कम से कम हो। देखो इधर से करेंगे हम नंबरिंग के जो CH3 वाली साइड से, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। देखो C2H5, C2 है, 2 कार्बन तो इथ है, इथाइल। CH3 को क्या बोलेंगे, एक ही कार्बन है तो मिथाइल, ये भी मिथाइल है। तो कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसका नाम आता है, मिथाइल M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है। तो जो हम अटैच करेंगे इस नाम के आगे, बोलो क्या लिखेंगे पहले, इथाइल। देखो पहले लिखा, उसकी पोजीशन देखो 2 है तो 2 इथाइल, 2 डैश इथाइल। उसके बाद क्या लिखा, मिथाइल की बारी, मिथाइल 2 है, 2 है तो डाई लगा दिया, देखो डाई मिथाइल। पोजीशन क्या है इन दोनों की, 1, दूसरे की भी 1 तो 1,1, तो पूरा नाम बन गया इसका। बोलो क्या बन गया, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो हम आपको फिर बता दें, जब कभी भी कोई भी कंपाउंड होता है तो ये जो 5 पार्ट हमने बताए, कैसे बताए थे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढना, कार्बन की लंबी चेन। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, ये 3 कार्बन वाली चेन लंबी है जो रिंग की फॉर्म में है, तो 3 कार्बन थे तो प्रोप लिख दिया था। इस प्रिंसिपल चेन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे तो NE लिख दिया था। रिंग की फॉर्म में है तो साइक्लो लिख दिया था। अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उनकी पोजीशन, ये 5 देखो इधर बिल्कुल लेफ्ट में थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा इन सब्स्टिट्यूएंटों का नाम। तो C2H5 इथाइल है तो इथाइल पहले,
मिथाइल बाद में, देखो इथाइल उसके बाद मिथाइल आता है। अब इनकी पोजीशन जो नंबरिंग के द्वारा हमने लिख दी थी, तो इस टाइप से आपने देखा कि किस तरह से आईपैक नेमिंग की जाती है। तो ये कंप्लीट आईपैक नेमिंग के बारे में हमने आपको सिखाया, बता दिया। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। हमारी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी इनके ऊपर। सबसे पहले बोलो प्रैक्टिस के दौरान हमें क्या करना है किसी भी कंपाउंड के अंदर? सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन ढूंढना, वो लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप है तो जरूर आ जाए, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो जरूर आ जाए, प्रिंसिपल चेन का वो पार्ट बन जाए, सब्सटीट्यूएंट्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। कोई प्रिंसिपल चेन ऐसी है जिसमें एक सब्सटीट्यूएंट है, कोई दूसरी ऐसी बना ली जिसमें दो सब्सटीट्यूएंट है, तो ज्यादा सब्सटीट्यूएंट वाली ही हमारी सही प्रिंसिपल चेन होगी। तो हमें करेक्ट प्रिंसिपल चेन को ढूंढना है, और फिर उस प्रिंसिपल चेन के अंदर हमें कार्बन देख लेने हैं, कितने कार्बन, वो वर्ड रूट। उस प्रिंसिपल चेन में डबल सिंगल ट्रिपल कैसा बॉन्ड है, तो ANE ENE YNE। फिर आगे कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो ये पोजीशन नंबर 3 की। प्रिंसिपल चेन जो थी वो आपकी साइक्लिक हो तो साइक्लो लगा दो, पॉइंट नंबर 4। और उस प्रिंसिपल चेन के ऊपर जितने भी आपके सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पॉइंट नंबर 5 बन जाता है इसका। क्लियर हो गया? इतना आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। आप अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़ना और अच्छे से इनको अपने दिमाग में बिठा लेना। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, कैसे नाम लिखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, हमने ऊपर वो पांचों पॉइंट हम हर बार हर एग्जांपल में लिख के आपको मिलेंगे। ये 1 2 3 4 5 ये पहले वर्ड रूट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, ताकि जो भी हम एग्जांपल आपको समझाएं आपके दिमाग में ये पांचों पॉइंट आपको दिखते रहें। सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन, बड़ी इजी है प्रिंसिपल चेन, बड़ा सिंपल कंपाउंड है। एक लंबी चेन हमने ढूंढ दी है। इस लंबी चेन के ऊपर हमने नंबरिंग कर दी दोनों साइड से। देखो 1 2 3 4 5 6, राइट लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। लेकिन जब हम नंबरिंग कर रहे हैं ऊपर की साइड से, देखो 1 2 तो 2 के ऊपर CH3 आता है, नीचे की साइड से नंबरिंग करते हैं तो 5 के ऊपर आता है। तो छोटा नंबर देना है हमें सब्स्टिट्यूएंट को, स्मॉलेस्ट नंबर देना है। क्या देना है बोलो? स्मॉलेस्ट नंबर। लोवेस्ट सम रूल यही कहता है कि छोटे से छोटा नंबर दो सब्स्टिट्यूएंट को। छोटा नंबर ऊपर वाली साइड से आता है, तो 2 के ऊपर आ गया। तो बोलो प्रिंसिपल चेन में 7 आपके कितने कार्बन है? बोलो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स लिखेंगे। देखो गलती से यहाँ पे हेप्ट लिखा गया, यहाँ पे हेक्स आ जाएगा, हेक्स। और प्रिंसिपल चेन में आपके सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या आ जाएगा? एन, तो हेक्स एन। क्या बन जाएगा बोलो? हेक्स एन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो ये 2 पे था, तो मिथाइल एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, तो ये हेप्ट नहीं है, ये क्या है बोलो? हेक्सेन। और 2 और मिथाइल के बीच में आपने हाइफन लगा दिया। तो ऊपर वाली नंबरिंग बोलो कैसी हो गई? करेक्ट। तो ये पहला एग्जांपल आपने अच्छे से लिख लिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दोबारा से आपके सामने देखो हमने प्रिंसिपल चेन ढूंढी, लंबी से लंबी चेन, इसमें 7 कार्बन है, नंबरिंग भी कर दी, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, ऊपर से भी कर दी। देखो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट, नीचे से भी कर दी, राइट टू लेफ्ट, आपने देखा। और इसके अंदर 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है प्रिंसिपल चेन में तो एन लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? अब हमें ये देखना है कौन सी नंबरिंग ठीक है। तो अब हमने इनकी ऊपर वाली साइड से लोवेस्ट सम रूल अप्लाई किया। अगर ऊपर वाली साइड से देखें तो बताओ पोजीशन क्या क्या है इन सब्स्टिट्यूएंट्स की। देखो नंबर 2 के ऊपर एक CH3 तो 2 लिख दिया, 4 के ऊपर CH3 तो 4 लिख दिया, तो 2 + 4 = 6। अब हम नीचे की साइड से देख लेते हैं लोवेस्ट सम रूल को। देखो नीचे की साइड से देखें तो 1 2 3 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है CH3 तो 4 लिख दिया, फिर 6 के ऊपर है तो 6 लिख दिया, तो 10 आ गया। तो सम ऑफ लोकेंट मिनिमम बोलो कहां से आया? ऊपर की साइड से जब नंबरिंग की, तो वो आपकी करेक्ट नंबरिंग है। बोलो कैसी नंबरिंग है वो? करेक्ट। देखो करेक्ट नंबरिंग, नीचे वाली रॉन्ग नंबरिंग, देखो हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो जिधर से करेक्ट नंबरिंग है अब उसी के बेसिस के ऊपर नाम लिखेंगे। देखो 7 कार्बन थे तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड था तो एन। अब देखो हम अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पता चल गई, ऊपर वाली नंबरिंग ठीक थी, मतलब CH3 कहाँ कहाँ पे? एक तो 2 पे और एक 4 के ऊपर है। तो देखो 2, 4, और CH3 को मिथाइल बोलते हैं, 2 है तो डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन मींस अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो डाई वर्ड यूज करेंगे, अगर ऐसे ही 3 होते तो ट्राई वर्ड यूज हम कर लेते। तो आगे बात समझ में आपको? तो ये हमारा अगला एग्जांपल, नेक्स्ट वन ले लेते हैं। अब देखो एग्जांपल आपको दिख रहा है, फिर ढूंढनी है प्रिंसिपल चेन। तो क्या थी प्रिंसिपल चेन? वो लंबी से लंबी चेन जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। देखो दोनों में हमने देखा, अगर नीचे वाली में देखें नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी देखो नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 स्टेट में देख लो, या नीचे 1 2 3 4 5 6 नीचे करके देख लो, 6 ही कार्बन है, नीचे भी 6 है। अगर नीचे वाली देखें तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनता है,
ऊपर वाली अगर नंबरिंग करते हैं तो उसमें हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। देखो 1 2 3 4, नीचे की साइड में आप टर्न कर जाओ 5 और 6, तो इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऊपर वाली हमारी करेक्ट प्रिंसिपल चेन है, नीचे वाली हमारी रॉन्ग प्रिंसिपल चेन है, क्योंकि रूल है कि हमें वो प्रिंसिपल चेन, उसी चेन को हम प्रिंसिपल चेन कहेंगे जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अब हमने नीचे वाली को हटा दिया, अब ऊपर, तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे बोलो? 6, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, देखो हमने हेक्सेन लिख के छोड़ दिया। अब ये देखेंगे कि नंबरिंग किधर से करें इस चेन के अंदर भी। हम देखो ऊपर से जो हमने आपके ब्लैक कलर से लिख रखे 1 2 3 4 5 6, वो नंबरिंग ठीक है, या रेड कलर से लिख रखे हैं नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है? कौन सी ठीक है? तो लोवेस्ट सम रूल देखते हैं। चलो अगर ऊपर वाली साइड से देखें, लेफ्ट टू राइट अगर हम चल रहे हैं, तो बोलो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 1 पे कोई नहीं, 2 3 4 के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, 4 लिख दिया। 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 लिख दिया, तो सम ऑफ लोकेंट 9 आ गया। अब हम देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर अगर हम ऐसे जाते हैं, देखो 1 2 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 लिख दिया। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये C2H5 ग्रुप, तो हमने 3 लिख दिया, तो सम ऑफ लोकेंट क्या आ गया? 5। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। तो इस एंड से करनी है, तो करेक्ट नंबरिंग, रॉन्ग नंबरिंग। तो करेक्ट वाली साइड से अब हम दो लोग कौन कौन सी पोजीशन पे हो गए हमारे ग्रुप? 2 के ऊपर तो देखो CH3 है, एक कार्बन है, तो मिथाइल। और 3 के ऊपर क्या है बोलो? इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी नंबरिंग करनी हो, नाम लिखना होता है, तो इथाइल, इथाइल पहले लिखेंगे, हेक्सेन से पहले जब हम लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। हो गया क्लियर? तो हमने देखो इनकी पोजीशन के साथ नाम लिखा, 3 के ऊपर इथाइल और 2 के ऊपर मिथाइल। और वो कॉमन बातें याद रखना कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाना है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाना है। तो इस टाइप से आपने नेमिंग करनी सीखी। नेक्स्ट, अब हम ये देखना चाहते हैं, ये अगला एग्जांपल हमने ऐसा लिया जिसके अंदर 7 कार्बन है प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो हमने हेप्ट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एनी लिख दिया। लेकिन देखो बड़े ध्यान से, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है जो ग्रीन कलर से लिखा रखा है। अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, देखो ऊपर की साइड हमने लेफ्ट टू राइट कर रखा है, नीचे राइट टू लेफ्ट है, तो अगर हम ऊपर से चलें तो इन दोनों की पोजीशन अगर हम देखते हैं तो दोनों की सेम आती है। देखो पोजीशन, अगर हम ऊपर की साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो देखो इथाइल को 3 पोजीशन मिल गई और मिथाइल को 5। अगर नीचे की साइड से नंबरिंग करें तो मिथाइल को 3 मिल गई, इथाइल को 5। मतलब दे आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन फ्रॉम द टू एंड्स। ये इधर से तीसरे नंबर पे इथाइल और ये इधर से तीसरे नंबर पे मिथाइल, मींस दे आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। तो फिर क्या करें? मींस जो सम ऑफ लोकेंट है दोनों साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं, देखो 3 + 5 8 आ गया, 3 + 5 8 आ गया। अब क्या करें? कौन सी आपकी करेक्ट नंबरिंग है? तो फिर रूल हमारा ये कहता है कि जैसे अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो किसका नाम पहले आता है। तो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो इथाइल पहले आया, तो करेक्ट नंबरिंग उस साइड से हमारी मानी जाएगी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो बोलो किधर से करें? इथाइल वाली साइड से। इथाइल को छोटा नंबर मिल रहा है, बोलो ऊपर वाली साइड से, तो ऊपर वाली हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी, नीचे वाली रॉन्ग। तो बोलो नाम क्या बन गया? हेप्टेन से पहले क्या लिखेंगे? 3 इथाइल और 5 मिथाइल, हेप्टेन। तो ये इसका पूरा नाम बन गया, तो ये अगला रूल बन गया। और हमने ये अगला एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यही पीछे वाले एग्जाम्पल इसमें टच हो जाएंगे, ये दोनों बातें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखे जाएंगे और सम ऑफ लोकेंट की पोजीशन भी हमें देखनी होगी। देखो ऊपर से नंबरिंग कर दी, नीचे से कर दी, लंबी चेन बन गई, 7 कार्बन है, राइट लेफ्ट 1 to 7 1 to 7, तो 7 है तो हेप्ट लिखा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा। देखो नीचे हमने हेप्टेन लिखा, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब बात ये है कि नंबरिंग किधर से करें? फिर हम चलो सम ऑफ लोकेंट लोवेस्ट सम रूल देखते हैं। ऊपर की साइड से किया तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 3 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, देखो 2 इथाइल, तो 3 + 3। 5 के ऊपर 2 मिथाइल, देखो 5 + 5 16। अब चलो नीचे से और देख लेते हैं। 3 + 3 2 मिथाइल, इधर से करें नीचे वाली साइड से, 3 के ऊपर 2 ग्रुप है, 5 के ऊपर 2 है तो 5 फिर 16 आ गया। ये तो फिर मिक्सअप हो गया। तो नंबरिंग हम फिर उस एंड से करें जहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो चीज पहले आती है, तो इथाइल वाली साइड से नंबरिंग कर देंगे। तो इसलिए देखो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है और नीचे वाली रॉन्ग है। तो बोलो कैसे नंबरिंग करेंगे? हेप्टेन से पहले क्या लिखेंगे बोलो? 3 के ऊपर इथाइल है, 3 के ऊपर इथाइल है, 3 के ऊपर 2 बार इथाइल आ गया, इसलिए बोलो क्या लिखेंगे? 3 3 डाइथाइल। 5 के ऊपर 2 मिथाइल आ गए तो डाई मिथाइल, 5 के ऊपर है तो 5 5 डाई मिथाइल। 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 एक इथाइल के लिए, 3 दूसरे इथाइल के लिए, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, 2 बार आए तो डाई इथाइल। ऐसे मिथाइल 2 है तो डाई मिथाइल, लेकिन दोनों की पोजीशन हमें अलग अलग बतानी पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना? तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन,
इस लंबी चेन को देखें, इसके अंदर आपके 9 कार्बन एटम हमें दिख रहे हैं, 1 to 9 नंबरिंग कर दी, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। अब इसमें अगर हम पोजीशन देखें, सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसकी तो सेम है, चाहे लेफ्ट टू राइट देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से, 5 के ऊपर ही आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नाम लिखने में। और जो ग्रुप है उसके अंदर 2 कार्बन है, देखो जो ब्लू कलर में दिखा रखा है इसके अंदर 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथ। ग्रुप है तो YL, इथाइल, तो 5 इथाइल लिख देंगे बस नॉन एन से पहले, तो इसका बड़ा सिंपल नाम हो गया, देखो 5 इथाइल नॉन एन। अब हम अगला रूल बताएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखो जो इधर दिख रहा है, जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके खुद के अंदर भी ब्रांचिंग हो गई। देखो ये इथाइल ही था, इधर भी देखो इथाइल ही दिख रहा था, अगर हम इस ग्रीन वाले CH3 को छुपा लेते तो इसके अंदर 2 ही कार्बन है, ये इथाइल ही था देखो उस जैसा। तो अगर हम मान लीजिए CH3 को, इसको हम ये मान लेते कि ये है ही नहीं, तो वही नंबरिंग देखो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके, नाम वही आ गया 5, फिर डैश और आगे इथाइल और नॉन एन, देखो वही वाला नाम जो हमने पहले लिखा था। अब क्या है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको 1 डैश कहेंगे, अगले को 2 डैश। अब जो ये ग्रीन वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 डैश के ऊपर, तो जो इथाइल नाम लिखा था इससे पहले, अब मिथाइल को विद देयर पोजीशन लिख देंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो बोलो क्या है ये, मिथाइल, कहाँ पे 1 डैश, तो देखो 1 डैश मिथाइल, तो ये इसका कंप्लीट नेम बन गया, 5 ब्रैकेट के अंदर 1 डैश मिथाइल इथाइल नोनेन। अब एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, चलो हमने इसके अंदर सिर्फ क्या किया है, एक और देखो CH3 ग्रुप लगा दिया ग्रीन कलर में जो दिखा रखा है। अगर ये 2 ग्रीन कलर वाले CH3 ना होते तो देखो नाम क्या था, वही देखो सिंपल 5 इथाइल नोनेन, हमने ऊपर जो सिखाया था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो 1 डैश और अगला 2 डैश। अब 1 डैश पे कौन अटैच है, इधर से एक कार्बन वाला मिथाइल, एक और कौन अटैच है, वही मिथाइल, हो गया ना 2 2 मिथाइल। 2 हो तो क्या बोलते थे, बोलो अभी सिखाया था आपको पीछे, डाई मिथाइल। कहाँ कहाँ है दोनों की पोजीशन बार बार लिखनी है, 1 डैश, ये भी 1 डैश बन गया ना, देखो नाम 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल, और कंप्लीट नाम बोलो क्या बन गया, 5 ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 डैश कोमा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज नोनेन। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने सिखाया कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो प्रिंसिपल चेन के ऊपर तो किस तरह से नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट देखो, अब हमने आपको अब आगे ये सिखाया कि जो प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन क्या थी, कि उस लंबी से लंबी चेन को प्रिंसिपल चेन हम कहते हैं जिसके अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड है तो वो जरूर आना चाहिए, तभी हम उसको प्रिंसिपल चेन कहेंगे। तो देखो जो नंबरिंग हमने करके दिखा रखी, करेक्ट नंबरिंग जो है 1 2 3 4, इसको छोटे से छोटा नंबर हमने दिया और ये आना जरूरी था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो 4 वाला कार्बन है ना उस साइड से नंबरिंग करके 1 2 3 4 और नीचे की साइड चल पड़ते 4 5 के, तो लंबी चेन होगी नो। अगर ऐसा करते तो आप कहते सर देखो ये 1 2 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ गया ना, डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना जरूरी है, मींस प्रिंसिपल चेन वाले जो कार्बन है उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसीलिए ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो 4 कार्बन है तो देखो हमने क्या लिखा, ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो 1 आ गई, तो इन से पहले 1 लिख दिया, हो गया ना ब्यूट 1 इन। एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच नंबर 2 के ऊपर, 2 कार्बन है इसमें तो इथ और YL, तो इथाइल 2 इथाइल, तो पूरा नाम बन गया 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर हो गया। तो ये रॉन्ग नंबरिंग होती है अगर हम इस साइड से करते तो 1 2 3 4 5 ऐसा करते तो ये बिल्कुल गलत नंबरिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी प्रिंसिपल चेन के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो दोनों डबल बॉन्डों का प्रिंसिपल चेन के अंदर आना जरूरी है। देखो दोनों आ गए इस प्रिंसिपल चेन में, देखो अब लोवेस्ट सम रूल देखेंगे, अगर ऊपर वाली साइड जो हमने लिख रखा है 1 2 3 4, उधर सम ऑफ लोकेंट देखे तो 1 2 के ऊपर एक ये ग्रुप, 3 4 के बीच तो +3, तो 6 आंसर। अगर रिवर्स नीचे की साइड से नंबरिंग करते लेफ्ट टू राइट, तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, 3 के ऊपर ही डबल बॉन्ड है, तो 7 आंसर आता है। तो सम ऑफ लोकेंट कम है 6, तो इधर से ऊपर वाली नंबरिंग राइट नंबरिंग है। तो अब नाम कैसे बोले, प्रिंसिपल चेन के अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, 2 डबल बॉन्ड थे तो डाई इन, पोजीशन लिखी, एक डबल बॉन्ड 1 पे है एक 3 पे, तो 1 3 डाई इन। हमने पीछे रूल बताया था
कि अगर डाई ट्राई ये शब्द लग जाते हैं आपके इन आइन से पहले, तो जो भी वर्ड रूट होता है उसके आगे ए लग जाता है, तो इसलिए ब्यूट के आगे ए लगा दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 के ऊपर है तो 2 इथाइल, तो अभी इसका कंप्लीट नेम बन गया कि 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। यहाँ पे गलती से ए लिखना रह गया, यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो ये इसका नाम बन गया। तो नीचे वाली रॉन्ग नंबरिंग थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो उनका भी प्रिंसिपल चेन के अंदर होना जरूरी है। देखो ये, तो हमने ऊपर की साइड से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो 1 प्लस 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, तो आंसर 6 आ गया। तो वैसे सम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे की साइड से नंबरिंग करते हैं, इधर ट्रिपल बॉन्ड को 1 दे देते हैं नंबर, तो 1, ये 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, 3 के ऊपर डबल बॉन्ड, तो 7 आ जाता है। तो रॉन्ग नंबरिंग है हमारी। तो वैसे सम रूल, डबल बॉन्ड को हमेशा छोटा नंबर दिया जाता है, प्रायोरिटी सीक्वेंस आपने सीखी थी, तो ये इसका नाम बन जाएगा। बोलो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट लिख दिया, देखो हमने ब्यूट। फिर इन पहले लिखा जाता है, तो ई नंबर 1 पोजीशन लिख दी। वाई बाद में लिखा जाता है, तो वाई ई का ई हट जाएगा, क्योंकि ई और वाई अगर इकट्ठे आए तो रूल था, हमने सिखाया था कि ई का ई ड्रॉप कर दिया जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वर्ड रूट से पहले, तो 2 के ऊपर आपका इथाइल है, तो 2 इथाइल। अब ये इसका पूरा नाम बन जाता है कि 2 इथाइल ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब इसके बाद अगला एग्जांपल, एक ऐसी प्रिंसिपल चेन लेनी होती है, प्रिंसिपल चेन की डेफिनेशन ही है ये, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप की बारी आ गई, COH आ गया, और COH अगर आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसको छोटे से छोटा नंबर देना होता है। तो बेसिक रूल है, गिव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ऊपर हमने नोट की फॉर्म में भी लिख रखा है, गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, हमेशा ध्यान रखना ये। तो इसको तो नंबर 1 ही कहेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऊपर वाली नंबरिंग हमारी ठीक ही होगी। लेकिन हम देख भी लेते हैं, नीचे वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग होगी, ऊपर वाली साइड से वाली नंबरिंग हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट। अगर लोएस्ट सम रूल देखें तो CH नंबर 1 पे 3 के ऊपर डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट, 7 आंसर। और नीचे से देखें तो भी देखो 7 आंसर, लेकिन ये रॉन्ग है। हमने अभी बताया था छोटे से छोटा नंबर देना फंक्शनल ग्रुप को। अब नंबरिंग, अब नेमिंग कैसे करें? 4 कार्बन थे देखो प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो इन लिख दिया। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो 3 इन लिख दिया। अब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखो, आपके ये ई से आगे लिखना, तो ओइक एसिड लिख दिया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। 1 पोजीशन पे था, तो 1 ओइक एसिड। अब ई का ई हट जाएगा, क्योंकि ओइक एसिड का ओ वोवल है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वर्ड रूट से पहले, तो नंबर 3 के ऊपर ये कौन है बोलो? 2 कार्बन वाला इथाइल, तो 3 इथाइल, तो ये पूरा नाम हो गया 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर देखो प्रिंसिपल चेन हमें वो लेनी पड़ी जिसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, देखो OH भी है और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन बन गई 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली। ऊपर की साइड से नंबरिंग करेंगे, ये हमारी ठीक मिलेगी। तो देखो CH नंबर 1 पे देखो 1 लिख रखा है, लोएस्ट सम रूल जब हमने निकाला। डबल बॉन्ड नंबर 2 पे है, 2 3 के बीच में, तो 2 लिखेंगे। 4 के ऊपर OH है, 4 लिख दिया, आंसर इज 10, आंसर इज 10, आंसर इज 10। क्लियर हो गया? अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 के ऊपर OH 1 लिख दिया, 2 के ऊपर इथाइल, तो 2 लिख दिया। उसके बाद 2 के ऊपर ही डबल बॉन्ड, तो 2 लिख दिया। 4 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप COH, तो 4 लिख दिया, आंसर 9। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना जरूरी है, और प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको सिखाई थी COOH, और OH में से कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, कौन प्रायोरिटी सीक्वेंस में ऊपर आता है? COH। तो उस C को छोटे से छोटा नंबर देना जरूरी था, चाहे आपका लोएस्ट सम रूल वायलेट हो जाए। देखो हमने लिख रखा है, वेदर इट फॉलोज द लोएस्ट सम रूल और दी नोट, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना ही है। तो अब देखो, अब इसकी नेमिंग करेंगे हम। प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन थे, तो ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड भी है, तो ई लिख दिया। पोजीशन लिख दी 2 पे है। ओइक एसिड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन 1 है। सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, 3 पे था, तो 3 इथाइल। और 4 पे हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? इथाइल या हाइड्रोक्सी? इथाइल। तो इथाइल को पहले लिखा, हाइड्रोक्सी को उसके बाद में लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया।
और ENE का E भी हटा देंगे क्योंकि ओइक एसिड का वो क्या है बोलो, वोवल। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो कंप्लीट नेम बन गया 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम बन गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर हमें क्या करना है कि दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो एंड के ऊपर लगे हैं, दोनों के दोनों को हम प्रिंसिपल चेन का पार्ट बना देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम देखेंगे सम ऑफ लोकेंट, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट एंड के ऊपर प्रेजेंट हैं, CH एक एंड पे एक दूसरे पे, तो अब हमें लोएस्ट सम रूल देखना ही पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, ऊपर की साइड से नंबरिंग करें तो CH नंबर 1 पे, फिर 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो 2 आ गया, 3 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो 3 आ गया, 4 के ऊपर CH अगला तो 4 आ गया, आंसर इज 10। अब नीचे की साइड से नंबरिंग, 1 के ऊपर CH आ गया, 2 के ऊपर ग्रुप आ गया, 2 के और 3 के बीच में डबल बॉन्ड तो 2 आ गया, 4 के ऊपर ये CH ग्रुप आ गया, आंसर इज 9। तो लोवेस्ट सम रूल कहता है नीचे से नंबरिंग करें। नीचे से इसलिए क्योंकि दोनों ही एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, COH दोनों ही एंड के ऊपर है, तो इसीलिए हमें लोवेस्ट सम रूल अब देखना पड़ा, तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। अब देखो प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन थे तो ब्यूट लिखा, डबल बॉन्ड भी है तो ENE लिखा विद पोजीशन 2 लिख दिया, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड के आगे डाई भी लगा दिया, डाई ओइक एसिड, पोजीशन 1 और 4 थी तो 1,4 लिखा। अब ओइक एसिड नहीं रहा, ये डाई ओइक एसिड हो गया तो डी आ गया, ये वोवल नहीं है डी, इसलिए ENE का ई लगा रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखो, इथाइल जो है ये 2 के ऊपर है तो 2 इथाइल, करेक्ट नंबरिंग वाली साइड से 2 के ऊपर है तो 2 इथाइल, अब ये पूरा नाम बन गया 2 इथाइल ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। अगला एग्जांपल, इसमें देखें ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हैं जो किसी प्रायोरिटी सीक्वेंस में हम यूज ही नहीं करते हैलोजेंस को, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो Br का B आता है, ब्रोमीन का C आता है, तो Br साइड से नंबरिंग हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। प्रिंसिपल चेन के अंदर, इसके अंदर देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख देंगे। अब ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br, ब्रोमो पहले लिखा गया, क्लोरो बाद में, पोजीशन Br की 1 है तो 1 लिख दिया, क्लोरो की 4 है तो 4 लिख दिया, पूरा नाम बन गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। अब हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अगर एलिसाइक्लिक ऐसे रिंग चेन हो और उसके ऊपर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो जिसमें कम कार्बन हो, तो जो रिंग चेन होती है यही आपकी प्रिंसिपल चेन होती है। तो इस प्रिंसिपल चेन में बोलो कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया, साइक्लिक है तो इससे पहले साइक्लो लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट CH3 है तो मिथाइल लिख दिया, और ये नंबर 1 पे है क्योंकि अकेला ही है तो 1 ही नंबर देंगे, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम। नेक्स्ट देखो, ये एक ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें जो साइड चेन उसमें ज्यादा कार्बन आ गए इसके रिंग से, तो इसलिए जो ज्यादा कार्बन वाली ओपन चेन है वो आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, और जो रिंग स्ट्रक्चर है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हमारी ठीक होगी। तो प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, और YL तो लगाना ही पड़ेगा, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो भी लिख दिया, और पोजीशन 1 है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका नाम। नेक्स्ट, इस रिंग के ऊपर भी चेन तो छोटी है, कम कार्बन वाली है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो वही हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन बन गई। इसके अंदर 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना पड़ेगा। देखो तो एल्कीन को 1 2 3 डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करनी पड़ी, 1 2 3, तो 3 के ऊपर ये ग्रुप अटैच है, तो प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है तो बोलो क्या बोलेंगे, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ENE, पोजीशन 1 हो गई। जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, YL लगाएंगे क्योंकि ग्रुप है हेक्साइल, साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, नंबर 3 के ऊपर था तो 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोप 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब जो आपकी रिंग स्ट्रक्चर है यही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, यही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन। इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया, देखो हमने, रिंग स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख दिया। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल और 2 कार्बन वाला इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले है उसको छोटा नंबर देना है। अगर लोएस्ट सम रूल फेल नहीं होता है तो दोनों में से, क्योंकि 2 ही ग्रुप हैं इसलिए इथाइल को नंबर 1 दे दिया गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है।
तो लिखा भी पहले जाएगा। तो देखो 1 इथाइल ई पहले और 2 मिथाइल, तो इसका नाम बन गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन कुछ अगर इस तरह का ग्रुप आ जाए, एक आपके इथाइल ग्रुप है, किसी साथ वाले कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तब लोवेस्ट सम रूल हमें देखना ही पड़ेगा। लिखते हुए उसी का नाम पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, लेकिन नंबरिंग किधर से करें? अगर हम नंबरिंग करते हैं, देखो नीचे से ऊपर, देखो ये नीचे से ऊपर ऐसे, इधर इथाइल वाली साइड से 1 2, तो इथाइल को 1 पोजीशन मिली और मिथाइल को 2 मिलेगी, तो 2 बार है तो 2 + 2 5 आंसर। देखो इस एरो ऊपर से नीचे की तरफ लिए, तो मिथाइल को 1, दूसरे मिथाइल को 1, मिथाइल को 2, तो 4। तो ऊपर वाली हमारी करेक्ट नंबरिंग है और नीचे वाली हमारी रॉन्ग नंबरिंग है। तो अब हमारा नाम बन जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल चेन है उसमें 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, प्रिंसिपल चेन साइक्लिक थी तो साइक्लो हो गया। और अब इथाइल को पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 2 इथाइल और 1 1 डाइमिथाइल, तो इसका नाम बन गया 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अंदर ये NO2 एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आता ही नहीं, हमेशा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का काम करता है। इससे ज्यादा प्रायोरिटी तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे बोले? इसके अंदर डबल बॉन्ड वाली साइड से 1 2 3। आप नंबरिंग के दौरान हमेशा ध्यान रखें, नंबरिंग ऐसे करते हैं, ये नहीं कि आप ये कह देते सर जहाँ पे 2 लिख रखा है यहाँ से कर दो ना 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को भी नंबर मिल गया ना। नंबरिंग ऐसे करते हैं कि डबल बॉन्ड उन दोनों कार्बन के बीच में होना जरूरी है, तो 1 2 ऐसे करते हैं। अब छोटा नंबर ही इसकी पोजीशन कहलाएगी कि 1 के ऊपर हमने डबल बॉन्ड है, ईन है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखा, डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर तो ENE लिखा, नंबर 1 पे है। ये ग्रुप है नाइट्रो तो 3 पे नाइट्रो हो गया, तो इसका नाम बन गया। हमने एलिसाइक्लिक के अंदर आपको समझाया था, बताया था कि CHO ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके खुद के अंदर कार्बन है और ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ये, प्राइमरी होने के बावजूद भी हम इसको अल के नाम से नहीं पुकारेंगे, इसको बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड, बताया था आपको पहले। अब नंबरिंग इसी साइड से करेंगे, तो रिंग स्ट्रक्चर है, ये प्रिंसिपल चेन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 होगी क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल को नंबर दिया जाएगा 1 फिर 2 फिर 3, तो 2 इन CHO को कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बेल्डिहाइड। अब इसको देखें, ये एक कंपाउंड, इसके अंदर आप देखें OH एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कोई कार्बन ही, इसको ओल के नाम से पुकारेंगे, नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3। इस प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, 2 और 3 के बीच में तो 2 इन, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी पोजीशन कहां पे आ गई है? ओल। देखो ओल, ओल का पहला लेटर O वोवल है तो ENE का ही हटा देंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट भी है नंबर 3 पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल, इसका नाम बन गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। तो अब हम देखेंगे आगे आईपैक नेमिंग एरोमेटिक कंपाउंड की कैसे की जाती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की आईपैक नेमिंग का सबसे पहला रूल है कि अगर बेंजीन रिंग जो होता है, अगर उस रिंग के ऊपर अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच है, तो ऐसे कंपाउंडों का कॉमन नेम और आईपैक नेम एक ही जैसा होता है। लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें भी हम आपको सिखाते जाएंगे। देखो इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहते हैं। अगर इसका एक एच हटा दें, क्या हटा दें बोलो? एक एच, बेंजीन का एक एच हटा दिया, देखो रेड कलर वाला जो था, तो इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर एक से ज्यादा एच हटा दे तो उसे एराइल ग्रुप कहते हैं। अगर फिनाइल जो ग्रुप था इसके जो ऊपर एक एच हटाया था वहां पे OH लगा दे तो फिन, OH ओल, फिनोल कहते हैं। ये इसका आईपैक नेम भी और इसका कॉमन नेम भी अभी हमने बताया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो नेमिंग है इसके दौरान हमने बताया कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक ही फंक्शन ग्रुप अटैच है, अकेला फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो उसका आपका कॉमन नेम और आईपैक नेम क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। अब देखो NH2 लगा दे तो इसको एनिलीन बोलते हैं। अब आगे देखो, अगर CH3 लगा दे तो इसे टोल्विन बोलते हैं, या CH3 को मिथाइल और मिथाइल बेंजीन भी कह देते हैं। अब देखो ये जो मिथाइल बेंजीन था, जो टोल्विन था, अगर इस CH3 का एक एच हटा दें, एक एच हटा दिया तो ये बेंजाइल ग्रुप बन जाता है, बेंजाइल। इस बेंजाइल के ऊपर OH लगा दो तो बेंजाइल अल्कोहल, इसके ऊपर Cl लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड, इस पे NH2 लगा दो तो बेंजाइल अमीन। तो इस टाइप से आपने सीखा। नेक्स्ट देखो, अगर हम इस CH2 का भी एक H और हटा दें तो ये बेंजिल ग्रुप कहलाता है। एक और H हटा दें,
देखो कार्बन जो CH3 के, देखो तीनों H हटा दिए, बेंजो कहते हैं। लेकिन तीन जो बॉन्ड हमने दिखाई अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे अभी दिख रहा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो एक साइड में एक साइड में, ऐसे तो एक ही बात है, तो भी ये बेंजो ही है। अगर ये इस टाइप का हो, डबल बॉन्ड एक साइड में, सिंगल बॉन्ड एक साइड में, बेंजो ग्रुप है। अगर इसके भी अलग अलग टाइप से नेमिंग देखो कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बन गया, देखो एक साइड में O लगा दिया, एक साइड में OH, तो CH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड कहते हैं इसे, बेंजीन है तो बेंजोइक एसिड, एक साइड में O एक साइड में H, तो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, बेंज एल्डिहाइड। एक साइड में NH2 लगा दिया अमाइड ग्रुप, तो बेंजेमाइड। CH3 ग्रुप लगा दिया, तो जो ये COCH3 है ना, ये COCH3, इसको एसिटो ग्रुप बोलते हैं भैया, आप याद कर लेना, ये COCH3 को कहते हैं एसिटो। क्या कहते हैं बोलो? एसिटो। और ये कीटोनिक ग्रुप बन गया, देखो C डबल बॉन्ड होके दोनों साइड में कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक, कीटोन्स है ये, ओन के नाम से पुकारते हैं। तो ये तो हो गया एसिटो ग्रुप, पूरे को बोलते हैं एसिटो। COCH3 को बोलते हैं एसिटो, एसिटो। और ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिन और कीटोन है, तो ओन इसका नाम हो गया एसिटोफिनोन। अब यहाँ पे बेंजीन आ गया, देखो बोलो, पहले CH3 था, अब क्या आ गया? बेंजीन, तो बेंजो, तो बेंजो, और ये फिन और ऑन, बेंजोफिनोन इसका नाम। अब आगे देखते हैं, ये भी देखो बेंजो ग्रुप है, हमने बताया था ना कि जो टोल्विन है उसके तीनों H हटा दें तो लिखने के तरीके अलग है, तीनों बॉन्ड अलग अलग, या दो एक साइड में एक साइड में, तीनों इकट्ठे, ये भी बेंजो ग्रुप है। अब अगर इसके ऊपर हम N लगा दें तो बेंजो नाइट्राइल, CN ग्रुप नाइट्राइल होता है, बेंजो नाइट्राइल। तो ये पहला रूल था। अब ये सारे दिखा रखे हैं, देखो हर एक के ऊपर सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप दिख रहा है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप दिखे तो ऐसे कंपाउंडों का कॉमन और आईपैक नेम बिल्कुल एक ही जैसा होता है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं अब सारे कंपाउंड। दूसरा रूल, अब पीछे और रूल आपके कॉमन रहेंगे जो हमने पहले सीख लिए थे। ये बेंजीन है, बेंजीन के OH को छुपा लें आप, OH को अगर हम छुपा लें, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ये, क्योंकि प्राइमरी तो CH है। अगर OH ना होता तो बेंजोइक एसिड कहते हैं, देखो मैंने नीचे लिख दिया बेंजोइक एसिड। हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जब हम करते हैं तो उसके दौरान हमने क्या देखा कि कौन है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप? CH, तो उधर से करेंगे 1 2, तो 2 के ऊपर OH, सेकेंडरी का काम तो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेंजोइक एसिड है, अगर इस ग्रुप को छुपा ले तो नंबरिंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि CH है तो उधर से करेंगे 1 2। जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो 2 के ऊपर है तो 2 प्रोपाइल बेंजोइक एसिड। अब नीचे देखो, अब प्रिंसिपल चेन किसको माने? प्रिंसिपल चेन उसको मानेंगे जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो अब की बार जो ये बेंजीन रिंग है ये आपकी प्रिंसिपल चेन नहीं है, अब ये फिनाइल ग्रुप का काम करेगा। अभी पीछे आपको सिखाया गया था कि बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हुआ ऐसे, उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। नंबरिंग करेंगे अब हम इसकी 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल चेन है 1 2 3। तो इसके अंदर आपके 3 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, 2 के ऊपर OH है तो 2 ऑल, और 1 के ऊपर फिनाइल ग्रुप है तो इसका नाम बन गया 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। इधर देख लो, अब साइड चेन के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन रिंग के ऊपर भी, लेकिन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो CH हो गया ना, तो इसीलिए इस ग्रुप को आप छुपो ले, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो बेंजोइक एसिड। अगर ये OH ना होता तो कौन सा ग्रुप था ये? प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। तो देखो प्रोपाइल लिखते 2 के ऊपर प्रोपाइल है, देखो 2 के ऊपर प्रोपाइल है, 2 के ऊपर प्रोपाइल होता, लेकिन इस प्रोपाइल के अंदर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम अब हम प्रोपाइल से पहले लिखेंगे और खुद की नंबरिंग करेंगे। बेंजीन रिंग से जो प्रोपाइल का पहला कार्बन 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश पे OH है, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो 2 डैश हाइड्रोक्सी, पूरा नाम 2, तो ब्रैकेट के अंदर 2 डैश हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेंजोइक एसिड। तो ये आपने देखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम कुछ और देखेंगे कंपाउंड्स हमारे फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड। बेंजोइक एसिड दो टाइप के होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ना दिखे बेंजीन रिंग तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और आईपैक नेमिंग ये हम आपको पहले ही सिखा चुके थे। बेंजोइक एसिड है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आगे ओइक एसिड, ओइक एसिड का ओ वोवल है, एन का ई हटा देंगे तो नाम हो गया इथेनोइक एसिड। जिसे एसिटिक एसिड 6 टू अगर 10% ले लें, नीचे जैसे ओनियन दिखा रखे हैं, प्याज इसके अंदर डिप करके भी रखते हैं होटल्स के अंदर, जिसे विनेगार सिरका कहते हैं। नेक्स्ट, एनहाइड्राइड्स के बारे में, इनकी नेमिंग भी हमने आपको पहले बता दी थी। 2 कार्बोनिल वाले ग्रुप हो, बीच में ऑक्सीजन होता है, एसिड एनहाइड्राइड होते हैं। लेफ्ट वाले में देखे कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्ड ANE, कोई भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है तो ANE लगाते हैं।
आगे ओइक, दूसरे वाले पोर्शन में भी एक कार्बन है तो मिथ एनोइक, आगे एनहाइड्राइड। रिपीटिशन हो रहा है मिथेनोइक एसिड का, तो एक ही बार लिखेंगे तो नाम हो गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन ओइक का ओ वोवल है, एनी का ई जरूर हट जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इस साइड में दो कार्बन है तो इथ एन ओइक, दूसरी साइड में भी आपके दो ही कार्बन है तो इथ एन ओइक। वैसे ही ओइक का ओ वोवल है तो ई हट जाएगा दोनों साइड में, रिपीटिशन हो रही है तो इथेनोइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड लगाना ही होता है। अब इस एग्जांपल में एक साइड में दो कार्बन है तो इथ एन ओइक, दूसरी साइड में एक ही कार्बन है तो मिथ एन ओइक। अब रिपीटिशन नहीं हुआ इसलिए इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन ये बात जरूर याद रखें एन का ई जरूर हट जाएगा क्योंकि ओइक का ओ वोवल है। अब एस्टर्स की नेमिंग, प्रिंसिपल चेन जब हम एस्टर्स में ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन जरूर लेना है, हम इस तीसरे कार्बन को नहीं ले सकते, बीच में ब्रेक आ गया, ओ आ गया, कार्बन की कंटिन्यूटी वाली चेन देखनी है तो कार्बन, कार्बन से लिंक, अब आगे ये कार्बन से लिंक नहीं है तो यही है बस प्रिंसिपल चेन। इसके अंदर दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर्स को COOR एस्टर्स होते हैं तो ओएट लगाएंगे, इथ एन ओएट। अब O के आगे जो CH3 लगते हैं ना, यहाँ पे COOR वाला जो है CH3, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये सबसे पहले नाम लिखेंगे इसका यहाँ पे मिथे, तो क्या बन गया मिथाइल इथेनोएट। बोलो क्या नाम बन गया, मिथाइल इथेनोएट इस एस्टर का नाम। इधर आपका उसी टाइप से कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन लेना है प्रिंसिपल चेन के लिए तो इथ एन, और एस्टर है तो ओएट, एन का ई जरूर हटा देंगे क्योंकि ओएट का ओ वोवल है। अब O के आगे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम सबसे पहले, दो कार्बन है तो इथाइल इथेनोएट। अब जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर खास स्मेल जो आ रही होती है तो ये क्रेमिंग पोर्शन आपको याद कर लेना कि पियर्स के अंदर जो एस्टर होता है प्रोपाइल एसीटेट होता है, ऑरेंज के अंदर ऑक्टाइल एसीटेट होता है, बनाना के अंदर आइसोएमाइल एसीटेट होता है, पाइनएप्पल के अंदर इथाइल ब्यूटाइरेट होता है जिसकी वजह से वो खास स्मेल आती है, एप्पल के अंदर ब्यूटाइल एसीटेट होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर मिथाइल ट्रांससिनेमेट होता है। तो ये फिक्स है, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में आपसे बातें पूछ ली जाए, लेकिन इतना तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि हर फ्रूट के अंदर जो एस्टर होता है एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हर फ्रूट के अंदर स्मेल भी अलग अलग होती है। अब एसिड हेलाइड्स, ये भी दो टाइप के, बेंजीन रिंग दिखे तो एरोमेटिक एसिड हेलाइड, बेंजीन रिंग ना दिखे तो एलिफेटिक एसिड हेलाइड। अब इनकी नेमिंग आपको पीछे सिखा दिया गया था, बेंज है तो बेंज ऑयल क्लोराइड इसका नाम। प्रिंसिपल चेन में दो कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और ऑयल क्लोराइड, ऑयल का ओ वोवल ई हट जाएगा तो इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही एसिड अमाइड में ये बेंज एमाइड दो ही टाइप के, बेंजीन रिंग दिखे एरोमेटिक एसिड अमाइड, ना दिखे तो एलिफेटिक एसिड अमाइड। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और एमाइड है तो अमाइड, एमाइड का ए वोवल तो ए का ई हटा देंगे तो इथेन अमाइड। नाइट्राइल, एरोमेटिक नाइट्राइल, एलिफेटिक नाइट्राइल, बेंजीन रिंग दिखे तो एरोमेटिक, ना दिखे तो एलिफेटिक। अब इसके अंदर दो कार्बन आ गए तो इथ एन और नाइट्राइल, अब ई नहीं हटेगा क्योंकि एन वोवल नहीं है, एन इज नॉट द वोवल, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया। देखो नीचे अब देखो इथेन नाइट्राइल ही रहेगा, ई नहीं हटेगा, ये गलती से यहाँ पे हटा दिया गया है, तो आप ध्यान रखना ये नहीं हटेगा, इथेन नाइट्राइल यूं कहीं रहेगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड, दो टाइप के, एलिफेटिक और एरोमेटिक, बेंजीन रिंग दिखे तो एरोमेटिक नहीं तो एलिफेटिक। एग्जांपल, दो कार्बन है तो इथ एन अल, अब ई हट जाएगा इथेनल, क्या हो जाएगा बोलो इथेनल। ये जो नीचे दिखा रहा, अगर इस CH3 की जगह हम H लगा देते तो मिथेनल होता, उसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते, क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड उसका नाम होता, अगर CH3 की जगह H होता तो फॉर्मेल्डिहाइड। और ये नीचे फॉर्मेलिन दिखा रखा हमने बोटल्स के अंदर, फॉर्मेलिन के अंदर आपके क्या डिप करके रखते हैं, ये स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए। फॉर्मेलिन हमने पीछे बताया था क्या होता है, 34 to 40%, 34 से लेके 40% का अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन बना दे पानी में मिला के तो वो फॉर्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट आपके कीटोन्स के बारे में, एलिफेटिक भी हो सकते हैं एरोमेटिक भी, वैसे ही अगर बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक होगा, ना दिखे तो एलिफेटिक। अब एलिफेटिक कीटोन फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ये जो CO कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसके दोनों साइड में एक जैसे ग्रुप लग जाए जैसे CH3 है तो सिमेट्रिकल, अगर दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे जैसे आगे हम देख पाएंगे तो अनसिमेट्रिकल। अब नाम नंबरिंग कर दी 1 2 3, तीन कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये CO वाला डबल बॉन्ड नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE। पोजीशन इस कार्बोनिल ग्रुप की 2 पे है तो 2 ऑन, ONE का O वोवल है, ई हट जाएगा
तो प्रोपेन टू ऑन, कॉमनली इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये नेल पॉलिश रिमूवर की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। देखो जो नेल्स के ऊपर लेडीज अपने नेल पॉलिश लगाती है, जो उसको साफ करके दोबारा लगाते हैं, तो एसीटोन से उसको रिमूव किया जाता है। अनसिमेट्रिकल कीटोन अभी बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में अगर अलग अलग आपके ग्रुप लग जाएं, आपके अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। अब इसकी नंबरिंग छोटा नंबर दिया जाएगा कार्बोनिल ग्रुप को, तो वेस्टर्न रूल के अकॉर्डिंग 1 2 मिलता है इधर से, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एएनई, 2 के ऊपर है कार्बोनिल तो 2 ऑन, वैसे ही ओएनई का ओ हट जाएगा तो ब्यूटेन 2 ऑन। एरोमेटिक कीटोन उसी टाइप से बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक, चाहे एक बेंजीन रिंग दिखे चाहे दो। अब ये भी दो टाइप के, अगर दोनों साइड में कार्बोनिल के, देखो बेंजीन बेंजीन लगा सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों साइड में बेंजीन नहीं, अलग अलग ग्रुप हैं, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गए। इसका नाम अभी हमने पीछे सिखा दिया था आपको, ये एसिटोफिनोन है और ये बेंज तो बेंजोफिनोन इसका नाम है। अब हम देखेंगे एल्कोहल्स के बारे में। एलिफेटिक, अगर बेंजीन रिंग ना दिखे तो एलिफेटिक, दिख जाए तो एरोमेटिक। अब एलिफेटिक एल्कोहल, दो कार्बन दिख रहे हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, OH है तो ओल, इथेनॉल, ई हट जाएगा क्योंकि ओएल का ओ वोवल है इथेनॉल। अब दूसरा एरोमेटिक, अगर बेंजीन रिंग दिख जाए, अब इसका नाम कैसे होगा, क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो ये बन गई कार्बन वाली ही, क्योंकि इस पे OH लगा हुआ है, तो इसमें एक कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE और ओल, मिथेनॉल, और इसी के ऊपर ये लगा हुआ है नंबर 1 पोजीशन, एक ही कार्बन तो 1 ही देंगे, 1 पे फिनाइल तो 1 फिनाइल मिथेनॉल, तो एरोमेटिक हो गया। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा OH लग जाए, देखो ये OH जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं था, तो ये आपका एलिफेटिक एल्कोहल है, लेकिन OH डायरेक्ट बेंजीन पे लग जाए तो फिनोल होता है। अब ये एल्कोहल नहीं है, अब ये फिनोल है। अब एलिफेटिक एल्कोहल फर्दर 3 टाइप के होते हैं, जैसे ग्रीन कलर में आपको लिखा दिखाई दिया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक ही OH दिखे, जैसे इसी एग्जांपल में दिख रहा है इथेनॉल वाले में, एक OH तो मोनोहाइड्रिक, दो OH दिखे, देखो दो OH दिख रहे हैं डाइहाइड्रिक, तीन OH दिखे तो बोलो क्या, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब इनके भी आईपैक नेमिंग देख लेते हैं, डाइहाइड्रिक वाला देखते हैं। प्रिंसिपल चेन में दो कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो ANE, दो OH है, एक 1 पे एक 2 पे, तो 1 2 डाइऑल, तो डाई आ गया शब्द, अब ये वोवल नहीं रहा तो ANE का ई लगा रहेगा, तो इथेन 1 2 डाइऑल, ये गलती से हट गया, यहाँ पे ई लगा रहेगा, तो ऊपर हमने लिख दिया था नोट रिमूव ई, नहीं हटाना है। अब नीचे देखते हैं, देखो प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो ANE, और ये 1 2 3, एक और आएगा कोमा 3 लगा के, 1 2 3 ट्राइओल, नीचे हमने देखो बिल्कुल ठीक लिख रखा है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, अब भी ई नहीं हटेगा क्योंकि ये ट्राई आ गया, अब ये वोवल नहीं है। तो 3 टाइप के अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल आपके 3 टाइप के, मोनो, डाई और ट्राई। अब मोनोहाइड्रिक जो होते हैं फर्दर 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। देखो क्या डेफिनेशन है, वो कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी, वो कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच है, अगर वो दो कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी, मींस the alcohol in which the carbon atom having OH group is further attached with two alkyl groups called secondary alcohol. Tertiary alcohol, वो कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच है, वो 3 कार्बन से अटैच हो तो tertiary alcohol means the alcohol in which the carbon atom having OH is further attached with 3 alkyl group called tertiary alcohol. अब इनकी देखो नेमिंग पुकारेंगे, 3 कार्बन है तो नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 के ऊपर OH तो प्रोपेन 2 ऑल, तो इस टाइप से ANE का ई हट जाएगा। अब इसके अंदर देखिए वही 1 2 3 नंबरिंग, तो प्रोप, एन और 2 ऑल, और 2 के ऊपर मिथाइल भी है सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और ANE का ई हट जाएगा। तो ये हमने अल्कोहल्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे आगे हैलाइड्स के बारे में। ये भी दो टाइप के, बेंजीन रिंग ना दिखे तो एलिफेटिक हैलाइड्स, बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक हैलाइड्स। अब इसके अंदर दो कार्बन है तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, ये वो सब्स्टिट्यूएंट हमने बताया था जो हमेशा ही सेकेंडरी का काम करता है, तो क्लोरोइथेन इसका नाम, नीचे वाला क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक। एलिफेटिक हैलाइड भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे अल्कोहल थे, तो वही डेफिनेशन कि एक कार्बन जिसके ऊपर Cl अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच हो या एक से भी ना होता तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर दो कार्बन से अटैच हो जाए, देखो वो कार्बन जिसपे Cl दो कार्बन से अटैच, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, वो कार्बन जिसपे Cl 3 कार्बन से अटैच तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो इस टाइप से इनकी आपकी नेमिंग होती है। अब इनका नाम भी देख लेते हैं, देखो 1 2 3, तो 3 है तो प्रोप और एन, 2 के ऊपर क्लोरो तो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके अंदर 1 2 3 नंबरिंग, तो प्रोप और एन,
2 के ऊपर क्लोरो है, 2 के ऊपर मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले, मिथाइल बाद में, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, इस टाइप से इसका नाम हो गया। तो ये तीन टाइप के आपने देखे। फर्दर देखो एल्काइल हैलाइड फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं, एक तो विसिनल, एक जेमिनल। विसिनल का मतलब होता है साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर एक एक Cl का होना। साथ साथ वाले कार्बन पे OH होते तो उसे विसिनल एल्कोहल्स कह देते। तो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर Cl हो जाए तो विसिनल डाइहेलाइड। अगर एक ही कार्बन के ऊपर इकट्ठे 2 Cl हो जाएं उसे जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। तो विसिनल कौन, साथ साथ वाले कार्बन पे Cl। जेमिनल कौन, सेम कार्बन के ऊपर 2 Cl हो जाएं, 2 हेलोजन हो जाएं तो डाइहेलाइड। Cl है तो डाइक्लोराइड, Br होते तो डाइब्रोमाइड, इस टाइप। क्लियर हो गया। अब नंबरिंग, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 1 2 1 और 2 1,2 डाइक्लोरो। यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे हैं, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, दोनों 1 पे हैं तो 1, फिर दूसरा भी 1, दोनों हैं तो डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये अल्काइल हैलाइड्स आपने देखे। अब एमीन्स, बेंजीन रिंग ना दिखे तो एलिफेटिक एमीन, बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक एमीन, जैसे ये दिखा तो इसको एनिलीन भी कहते हैं। अब एलिफेटिक एमीन फर्दर आपके 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वो कैसे, देखो जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से अगर एक R ग्रुप अटैच हो, एक एक चेन अटैच हो कार्बन एटम की, एक चेन, तो प्राइमरी। 2 साइड में कार्बन अटैच हो जाए, राइट लेफ्ट 2 साइड में, तो सेकेंडरी एमीन, यानी एक H और हट गया। ये बचा हुआ H और भी हटा दें तो तीनों साइड में कार्बन अटैच हो जाए, कार्बन की चेन आ जाए, तो टर्शरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन कौन, प्राइमरी एमीन वो होते हैं इन विच द 1 R group is present on the nitrogen atom. If 2 R group, 2 alkyl group are present on the nitrogen atom, secondary amine. The amine in which the 3 alkyl group are present on the nitrogen atom called tertiary amine. अब इनकी देखो नेमिंग देखते हैं। 2 कार्बन थे तो इथ, सिंगल बॉन्ड ANE, और NH2 के लिए एमीन, तो एमीन का ये वोवल तो E हट जाएगा, इथेन एमीन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। अगर CH3 को छुपो लो जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। अगर ये ना होता तो नाम ये वही होता, इथेनेमीन। अब नाइट्रोजन के ऊपर है आपका, क्योंकि ये कार्बन की चेन के ऊपर नहीं नाइट्रोजन पे अटैच है तो N इसलिए लिखा गया कि नाइट्रोजन से अटैच। N के ऊपर मिथाइल तो N मिथाइल। अब ऐसे ही आगे देखते हैं। N के जो 2 CH3 है सब्स्टिट्यूएंट, इनको तो छुपो लें तो ये कौन होता, इथ एन एमीन। तो इथेन एमीन है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच तो एन और एमीन, और एमीन का ए वोवल है तो ई हटा देंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर है दोनों अटैच, तो एन के ऊपर एक CH3 तो एन एक बार लिखा, एन के ऊपर ही दूसरा CH3 तो एन दोबारा लिखा, एन कोमा एन, और आगे डाइमिथाइल, तो इसका नाम बन गया एन डाइमिथाइल इथेन एमीन। अब हम देखेंगे इथर्स के बारे में। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं अगर बेंजीन रिंग ना दिखे, और बेंजीन रिंग दिख जाए तो एरोमेटिक। और जो एलिफेटिक ईथर होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ओ के दोनों साइड में अगर 2 ग्रुप सेम हो तो आपके क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, और सेम ना हो तो अनसिमेट्रिकल। अब नाम, किस साइड में ज्यादा कार्बन है, देखो किसी साइड में देख लो एक ही कार्बन है तो ये प्रिंसिपल चेन बन गई, तो मिथ और एन, और जो बच गया ये OCH3 ये ग्रुप है तो मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी मिथेन। अब इधर देखो ज्यादा कार्बन है तो ये प्रिंसिपल चेन तो इथ और एन, ये ग्रुप था, ये क्योंकि हमने बताया था इथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, तो इसमें एक ही कार्बन तो मिथ और ओ मिथॉक्सी इथेन। अब इसका नाम मिथ ऑक्सी बेंजीन, इसका नाम है, क्या नाम है, मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड। अगर बेंजीन रिंग दिखे तो एरोमेटिक, ना दिखे तो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ये भी फर्दर वैसे ही हो सकते हैं अल्कोहल की तरह, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे डेफिनेशन हमने पहले देखी थी कि वो कार्बन जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच होता प्राइमरी, 2 से अटैच होता सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच हो तो आपके टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड। फिलहाल इसका नाम, एक कार्बन है तो मिथ एन, और नाइट्रो तो नाइट्रोमिथेन इसका नाम नाइट्रो, और बेंजीन है तो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम। अब हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम ये सीखते हैं ना कि हमने स्ट्रक्चर दे रखी थी उसका नाम तो लिख दिया, अब पेपर में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, बड़ी सिंपल है लेकिन वो इससे, कि हमें क्या दे दिया गया, हमें दे दिया गया नाम। क्या दे दिया बोलो, नाम। देखो नाम दे दिया, देखो जो नीचे लिखा दिख रहा है जैसे इस पेज के ऊपर 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, नाम दे दिया। और अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन भी आने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या करें, सबसे पहला रूल है अगर नाम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करें। सबसे पहले इसके अंदर आप क्या ढूंढते हैं कि आप ढूंढे इसके अंदर कि जो आपका
जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो कौन है, मतलब ANE, ENE या YNE को ढूंढे। तो देखो इसमें ब्लू कलर से दिखा रखा है ना, ENE है, मतलब ENE आपको मिल गया, मतलब डबल बॉन्ड होगा प्रिंसिपल चेन में। अब प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन, अब इससे जस्ट पहले वर्ड रूट को ढूंढो। देखो हेक्स, हेक्स, हेक्स आ गया। क्या आ गया बोलो, हेक्स, मतलब 6 कार्बन है उसके अंदर प्रिंसिपल चेन में। इससे पहले साइक्लो भी है, मतलब प्रिंसिपल चेन रिंग की फॉर्म में है। हेक्स है, रिंग की फॉर्म में है, तो इट मींस देखो हमने रिंग बना दिया, 6 कार्बन बना दिए। इस वजह से ये 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन दिखाए, साइक्लो दिखाया तो रिंग की फॉर्म में दिखा दिया। अब आगे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो अब इस 6 के 6 कार्बन की नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, कहीं से भी स्टार्ट कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है 2 पे, तो 2 और 3 के बीच में देखो डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि छोटा नंबर होता है, ये नहीं 1 और 2 के बीच में लगा दो, 2 और 3 के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब और बताओ कहाँ पे क्या क्या है। 1 के ऊपर ओल है, ओल का मतलब OH ग्रुप, देखो 1 के ऊपर हमने OH लगा दिया, ठीक हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट है, 3 के ऊपर मिथाइल लगाओ, देखो 3 के ऊपर हमने मिथाइल लगा दिया, CH3 ग्रुप। अब जितने भी कार्बन है सबके बॉन्ड गिन लो, किसके कितने बचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 वाले कार्बन को देखो, इस पे 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 3, एक बॉन्ड बचा हुआ है तो वहां पे H, एक H लग जाएगा। इस नंबर 2 वाले कार्बन को देखो, इसमें देखो 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो एक H लग जाएगा। तीसरे वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, इस पे कोई H नहीं लगेगा। चौथे कार्बन को देखो 1 और 2, 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 H लग जाएंगे। मतलब बची हुई वैलेंसी कार्बन की अब H से पूरी करनी है। पांचवें कार्बन को देखो 2 बॉन्ड है, 2 H लगेंगे। छठे पे 2 बॉन्ड है, 2 H लगेंगे। तो बची हुई वैलेंसी किससे पूरी कर दो, H से। ये जब भी हम कोई बॉन्ड नहीं दिखाते, देखो हमने कहीं पे कार्बन नहीं दिखाया, बॉन्ड लाइन नोटेशन से अगर हम शो करते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि जितने बॉन्ड दिख रहे हैं वो ठीक और बचे हुए H होते हैं। तो आपने सीख लिया ना, देखो कितने सिंपल तरीके से आपने सीखा कि कैसे नाम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, मीथेन। मीथेन नाम है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो मिथ दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिया और एन का सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब बची हुई वैलेंसी किससे पूरी कर दो, H से, तो बन गई स्ट्रक्चर मीथेन की। अगला एग्जांपल लिखते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल में क्या दिख रहा है, एक तो इथ और एक एन, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिया, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग कर दो 1 2। उसके बाद और लगाना है, किधर भी लगा दो, क्योंकि कोई नंबरिंग नहीं है तो छोटे वाले पे लगाना है, तो जहां पे नंबर 1 है तो नंबर 1 वाले पे OH लगा दो। अब हर कार्बन के बॉन्ड गिनो, देखो जिसके ऊपर OH लगा हुआ इस कार्बन के बोलो कितने बॉन्ड है, एक और एक 2, तो 2 बॉन्ड की कमी है ना, तो इस पे 2 H लग जाएंगे। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इस पे 3 H लगा देंगे आप। तो इस टाइप से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, तो इथेनॉल की स्ट्रक्चर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 एमीन। तो इसमें हेक्स, हेक्स का मतलब, हेक्स का मतलब 6 कार्बन देखो रिंग की फॉर्म में लगा दिए। इन का मतलब देखो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। उसके बाद नंबरिंग कर दी थी, देखो 1 2 3 4 5 6। अब 2 के ऊपर 2 और 3 के बीच में देखो हमने डबल बॉन्ड क्या किया, हेक्स का मतलब 6 कार्बन रिंग की फॉर्म में, क्योंकि साइक्लो था, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। उसके बाद 1 के ऊपर बोलो क्या है, एमीन, तो 1 के ऊपर नीचे देखो एमीन लगा दिया। 3 के ऊपर मिथाइल, देखो 3 के ऊपर मिथाइल लगा दिया, तो इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो इस टाइप से अगर नाम दे रखा हो तो हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल तरीका था, इसको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे आईपैक नेमिंग बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए। तो बाईसाइक्लो वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर 2 रिंग होते हैं और उनके बीच में 2 कार्बन कॉमन होते हैं, हमने पहले भी आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर। तो 2 रिंग है, 2 कार्बन कॉमन है, जो 2 कॉमन कार्बन होते हैं उसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। और एक कार्बन एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन की तरफ जाते हैं तो 3 रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट चले गए, एक इधर राइट साइड से चले जाओ, एक लेफ्ट साइड से चले जाओ। अगर हम जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तो उसके इन ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो देखो नो कार्बन ब्रिज। अगर हम राइट साइड से जाते हैं तो एक ही कार्बन है, देखो 1 2 3, एक ही 1 कार्बन ब्रिज। लेफ्ट साइड से जाए तो भी 1 कार्बन ब्रिज है। तो आपने क्या देखा, टोटल कार्बन गिनो इसमें कितने, टोटल कार्बन 4 ही है। 4 है तो देखो रूलिंग क्या कहती है, वही वर्ड रूट जो हमने सीखा था, ब्यूट लिख दिया। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लिख दिया। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की जब हम नंबरिंग करते हैं उसमें टोटल कार्बन गिने जाते हैं, 4 कार्बन थे तो ब्यूट और एन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, पहले इससे लगा दो बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो इससे पहले लिख दो। बाईसाइक्लो और ब्यूटेन के बीच में अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, जो ये 3 रास्ते थे 1 ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन की तरफ जाने के लिए, इनको हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग का मतलब कहाँ पे ज्यादा कार्बन की ब्रिज है, कहाँ पे फिर कम और भी कम। तो इधर से 1 कार्बन ब्रिज, 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन ब्रिज 1, बीच में 0, कोई कार्बन ब्रिज नहीं है।
तो देखो ब्रैकेट के अंदर 1.1.0 तो इसका नाम बन गया। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की इस तरह से नेमिंग की जाती है। अगला एग्जांपल, इसमें देखो ये दो रिंग है, दो कार्बन ये जो कॉमन है, ब्रिज हेड कार्बन हो गए। अब तीन रास्ते, अगर स्ट्रेट जाए देखो बीच में से तो 1 कार्बन ब्रिज, राइट साइड से जाते हैं तो देखो 1 2 3 3 तो 3 कार्बन ब्रिज, इधर से जाए तो भी 1 2 3 कार्बन ब्रिज हो गए। अब टोटल कार्बन हमें गिनने हैं और नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं हम इसको बता दें, ब्रिज एक ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम घूमना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 इस टाइप से हम नंबरिंग करते हैं। छोटे रिंग की साइड से स्टार्ट करते हैं और बड़े रिंग की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे तो बाई चांस दोनों साइड में ही इक्वल रिंग थे। उसके बाद नाम कैसे, आपके यहाँ पे टोटल कार्बन 8 हैं, तो टोटल कार्बन बोलो कितने 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और एक बीच में देखो ये रहा बीच वाला 1 कार्बन, इसको 9 नंबर देना था, 9 बाद में इसको 9 नंबर देते हैं। तो टोटल 9 कार्बन है, तो इसलिए नॉन और एन सिंगल बॉन्ड, नॉन एन। बाईसाइक्लो पहले लिख दिया और ब्रैकेट में लिखा जाएगा जो आपके कार्बन ब्रिज वाले रास्ते, सबसे ज्यादा 3 फिर 3 और फिर 1, इसलिए 3.3.1 ये हो गया बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर देखो सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वही जो हमने पीछे एग्जांपल देखा था, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लगाए नंबरिंग के ऊपर, तो वही लिखा हमने बाईसाइक्लो 3.3.1 नॉन एन। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, एक तो 2 के ऊपर और एक 6 के ऊपर, तो 2,6 डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो गया। अब हम देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की आइपैक नेमिंग के बारे में। दो रिंग हो और उनके बीच में एक ही कार्बन कॉमन हो तो आप उन्हें कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, इसके ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग नहीं करते जैसे बाईसाइक्लो में करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं छोटे रिंग वाली साइड से, तो 1 2 उसके बाद ब्रिज हेड कार्बन का नंबर आता है 3 फिर 4 5 6 और 7, तो टोटल कार्बन एटम गिन लिए जाते हैं। तो टोटल कार्बन है 7, तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन, देखो हेप्टेन हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, स्पाइरो है तो स्पाइरो लिख देते हैं, इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में स्पाइरो लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे, बोलो क्या, जो आपके दो पाथ थे उनके अंदर कितने कार्बन ब्रिज है, कितने कार्बन ब्रिज है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, पहले कम वाला ब्रिज, तो इधर 2 कार्बन ब्रिज है तो 2, और इधर 4 कार्बन तो 2.4, यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया, ये 2.4 आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब अगला एग्जांपल, इसके अंदर आप देखें दो रिंग हैं, एक ही कार्बन को कॉमन है तो स्पाइरो कंपाउंड है। नंबरिंग छोटे रिंग की साइड से करेंगे 1 2 3 4 फिर ब्रिज हेड कार्बन, फिर 5 6 7 8 9, टोटल 9 है तो नॉन एन लिख दिया। इससे पहले स्पाइरो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे, और बीच में ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि टोटल कार्बन ब्रिज कितने हैं, छोटे रिंग में कितने 3, बड़े रिंग में कितने 5, देखो 1 2 3 4 5 है इसके अंदर, तो 3.5 इसका नाम स्पाइरो 3.5 नॉन एन। तो थैंक यू, आपने हमारे सारे आईपैक नेमिंग को बड़े अच्छे से सुना, देखा और याद किया। तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करना अपनी बुक निकाल के अच्छे से, और अपने कोई डाउट आए तो अपने टीचर से आप पूछें भी, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप हर रूल को अच्छे से समझ पाएं, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।